नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नरसिंह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हां, 5:05 हो रहे हैं। नॉरसेट वैक्सीनेशन साइट पे आप सभी का स्वागत है। जुगल पचौरी और ममता सैनी, जयंत स्वामी जी ने, विकास शर्मा जी, डिंपल कुमारी, शाहरुख जिलानी, सभी को नमस्कार है, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलेगा, क्या बात है। आपके साथी जिन्होंने परचेज कर रखा है उन्हें शेयर कर दें कि भैया क्लास होगी, बिल्कुल क्लास होगी, एक भी क्लास मिस नहीं होगी, बिल्कुल क्लास होगी। चलेगा, फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। सभी का नमस्कार है, सभी को, क्या बात है। चलेगा बेटा जी। पूनम कुलहरी, जयंत स्वामी, राजेश कुशवाहा, विकास शर्मा, मनीषा जांगीड़, अनिल कुमार पलसानिया, पूनम चौधरी, जयंत स्वामी, हनु कुमार, कोमल शर्मा, जेके राजपूत। सर कल को डबल ऑफ होगा ना क्लास का? बिल्कुल भैया, कल तो डबल ऑफ होगा, बिल्कुल। कल का संडे ऑफ है भैया, संडे ऑफ है, संडे को ऑफ रहता है। सुरेंद्र स्वामी जी, राम राम बेटा जी, राम राम। कुमारी सीमा, दिनेश चंद, बोले का दीवाना, प्रणाम डियर। एनईआरडी अपना टारगेट सेट करके दिखा रहे हैं। जी हां, टारगेट इज नॉरसेट 2021 टारगेट शो कर रहे हैं, उन्होंने नाम के आगे चिपका रखा है। चलेगा सर, एप्लीकेशन पे तो आ ही नहीं रहा है, एप्लीकेशन पे लाइव नहीं होगा डियर, एप्लीकेशन पे लाइव नहीं होगा। देखिएगा डियर, एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आप सभी का, आप अपने साथियों का भी ले लीजिएगा। चलेगा सर, यूट्यूब वालों ने मेरे इमोजी वापस ले लिए, नहीं लिए बेटा जी, इमोजी मिल जाएंगे, इमोजी मिल जाएंगे, किसी ने वापस नहीं लिए। देखिएगा डियर, दो चीजें हैं। जो लोग लाइव देखना चाहते हैं, YouTube पे लाइव अवेलेबल रहती है, ऐप पे लाइव नहीं होती। वहां पे ये क्लास जैसी रिकॉर्ड होती है तो वहां डाल दी जाती है। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा कंसेप्ट सुनिएगा, YouTube पे 2 ही दिन क्लास रहेगी। आज की क्लास आज रहेगी, कल रहेगी, परसों इसको डिलीट कर दिया जाएगा। 2 दिन की अवेलेबिलिटी है, जबकि ऐप पे 6 महीने की अवेलेबिलिटी है। क्लियर है बेटा जी? तो याद रखेगा, जिनको क्लास को 6 महीने चाहिए, जो क्लास को लाइव नहीं देख सकते तो दोबारा देखना चाहते हैं या 2 दिन बाद देखना चाहते हैं, वो ऐप की तरफ मूव करें। बाकी जो बंदे लाइव क्लास देखते हैं, 2 दिन में उसको रिपीट करके देख सकते हैं, उन्हें ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है। जी हां, वो यूट्यूब पे इसी तरह कंटिन्यू क्लासेस ले सकते हैं। चलेगा, बिल्कुल कड़े मिलते हैं इमोजी, बिल्कुल मिलेंगे भैया जी। आज ही अपडेट हो जाएगा, आपने परचेज किया होगा, आज ही अपडेट हो गए, इमोजी मिल जाएंगे, चिंता ना करें। ओके डियर, नॉरसेट वैक्सीन फर्स्ट एपिसोड 28 कल नहीं हुआ था, उसी को प्रोग्रेस करते हैं। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चन चल रहे थे, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चन चल रहे थे। हियर वी गो, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से पहला क्वेश्चन है बेटा जी। चलेगा, ये नर्वस सिस्टम प्रिंट हो गया, इसे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कर देते हैं हम। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का पहला क्वेश्चन। चलेगा, आज की क्लास 2 दिन ही रहेगी। जी हां, 25 तारीख तक तो रहेगी बेटा जी, 25 तारीख तक तो रहेगी, 25 के बाद 2 दिन रहेगी। प्रीतम कुमार जी ने यूट्यूब पर रीज्वाइन करना पड़ेगा क्या? बेटा जी अभी तो आप ज्वाइंट हो, जैसे ही आपका मंथ पूरा हो जाएगा उसके बाद ऐप पे लाइव नहीं होगी। सन्नी कंडेला जी, ऐप पे लाइव नहीं होगी। ऐप पे लाइव भी हो सकती है, लेकिन वहां कमेंट का चैटिंग बॉक्स नहीं आता। आप चैट करते हैं तो यूट्यूब आधी स्क्रीन चैट बॉक्स में चली जाती है, इसलिए ऐप पे मॉडिफाई होगा नेक्स्ट मंथ तक। तब तक याद रखिएगा नहीं होगा, तब तक यूट्यूब पे हो रहा है। ऐप पे जस्ट रिकॉर्ड करके इधर से लाइव क्लास हुई, इधर ऐप पे डाल दी जाएगी, ऐसा होगा। चलेगा, वेरी गुड, कोई तकलीफ नहीं है। अपने लिए तो लाइव ही बढ़िया है, एक नंबर समझ में आता है। जी हां, बोले के दीवाने बेटा जी। ओके डियर, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और उसके बाद जवाब देना स्टार्ट कीजिएगा। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आखिरी लाइन की तरफ फोकस करते हैं। लास्ट लाइन क्या कह रही है देखिएगा। लास्ट लाइन कह रही है, हाउ शुड द नर्स पोजिशन द क्लाइंट्स लेग टू प्रमोट ऑप्टिमल सर्कुलेशन। हाउ शुड द नर्स पोजिशन, नर्स कैसी पोजिशन दे टू द क्लाइंट्स लेग, पेशेंट के लेग को, टू प्रमोट ऑप्टिमम सर्कुलेशन, ताकि सर्कुलेशन एडुकेट हो। इसलिए बताइएगा कि कौन सी पोजीशन दे। और क्वेश्चन पढ़िएगा, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आफ्टर सस्टेनिंग ए फॉल। एक क्लाइंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है गिरने के बाद, फ्रॉम ए रूफ, छत से गिर गया है। द क्लाइंट हैज मल्टीपल लैसेरेशन। लैसेरेशन का मतलब है कटाव फटाव, बुरी तरह से जगह जगह से कट फट गया है, और राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया है, विच हैज बीन ट्रीटेड विथ ए प्लास्टर कास्ट, और उसके प्लास्टर लगा दिया गया है, कास्ट लगा दिया गया है। अब आप उसके पैर को कौन सी पोजीशन देंगे ये पूछा जा रहा है। चलेगा, वेरी गुड, बताइएगा। क्या बात है सर, ऐसा मत करना प्लीज सर जी। राजूलाल बेटा जी, बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, ऐसा करना पड़ रहा है। देयर आर सम क्या कह सकते हैं, बाउंडेशंस होती है हर चीज की। बच्चों की बहुत कंप्लेंट आ रही है कि साहब बच्चे ने परचेज कर लिया, यूट्यूब पे पढ़ ही नहीं रहे।
क्लियर है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ओके डियर, चलेगा, वो सब कुछ भलाई के लिए होता है। क्या कहा जा रहा है, पेशेंट को राइट लेग फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर कास्ट लगा दिया गया, अब कौन सी पोजीशन दी जाएगी? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप एक झटके में जवाब दे देंगे। पेशेंट के पैर को फ्लैट या लेवल पे रखा जाएगा, पेशेंट के पैर को 3 घंटे फ्लैट रखा जाएगा और 1 घंटे एलिवेटेड रखा जाएगा। पेशेंट के पैर को 3 घंटे एलिवेटेड रखा जाएगा और 1 घंटे फ्लैट रखा जाएगा, इसका ऑपोजिट कर दिया। और पेशेंट के लेग को पिल्लो पर कंटिन्यूअसली 24 से 48 घंटे तक एलिवेट रखा जाएगा। राइट आंसर दाने दीजिएगा, क्या होगा? चलेगा 5 डे रुको सर, बिल्कुल रुके हुए भैया, 25 तारीख तक रुके हुए हैं। 25 तारीख तक यूट्यूब पे क्लासेज होगी, उसके बाद में भी यूट्यूब पे तो चलती रहेगी, लेकिन वो हर क्लास 2 ही दिन अवेलेबल रहेगी, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी यूट्यूब पे बंद नहीं की जा रही है बेटा जी। डी होगा, डी होगा, रवि जिंगर कह रहे हैं डी होगा, विकास शर्मा जी कह रहे हैं कि डी होगा, फतेह सिंह जी कह रहे हैं डी होगा। ए बी सी डी, डी जवाब आने दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा बेटा जी। बिल्कुल सही है, क्या बात है। मैं सर्च में लगा हुआ हूं कि किसी ने रॉन्ग आंसर दिया हो, लेकिन किसी ने रॉन्ग आंसर नहीं दिया है, सभी ने राइट आंसर दिया है। बिल्कुल पारगी महेश कुमार बेटा जी, स्वागत है आपका। एंड द राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही कहा कि जब भी ट्रोमा हो, जब भी इंजरी हो, जब भी फ्रैक्चर हो, एम्पुटेशन हो, कोई भी चीज हो, पैर को कितने घंटे तक एलिवेट रखना चाहिए? 24 to 48 आवर तक एलिवेट रखना चाहिए। और उसके बाद कैसे रखना चाहिए? उसके बाद फ्लैट पोजीशन में रखा जाना चाहिए। उसके बाद फ्लैट पोजीशन में लटका के तो भी नहीं रखना, अरे बिलो पोजीशन में तो भी नहीं रखना, उसके बाद भी कैसा रखना है? फ्लैट पोजीशन में रखना है। बिल्कुल सही कहा। तो 24 to 48 आवर तक एलिवेटेड, द राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। क्या बात है, चलेगा, वेरी गुड, शाबाश भैया जी, चलिएगा, क्या बात है, वेरी गुड। इधर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है बेटा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो तो मैं बता चुका होता है रेस्ट पिछली क्लास में ही। ए नर्स डेवलप्स ए पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट अंडरगोइंग आर्थ्रोस्कोपी। बहुत ही अच्छी चीज है, एक क्लाइंट की आर्थ्रोस्कोपी होने वाली है। एक क्लाइंट की क्या होने वाली है? आर्थ्रोस्कोपी होने वाली है। द नर्स शुड इंक्लूड विच प्रायोरिटी एक्शन इन द प्लान। बताइए कौन सा प्रायोरिटी एक्शन लिया जाएगा आर्थ्रोस्कोपी के बाद? क्वेश्चन क्या है? चलेगा, वेरी गुड, बिल्कुल लाइव चलती रहेगी भैया, चिंता ना करें, लाइव चलेगी, चिंता ना करें। आर्थ्रोस्कोपी के बाद प्रायोरिटी एक्शन पूछा है। देखिएगा बेटा जी, फटाफट सोल्व कर देते हैं कि अगर आपसे जॉइंट सर्जरीज के क्वेश्चन आए, अगर आपसे जॉइंट सर्जरीज के क्वेश्चन आए या जॉइंट प्रोसीजर्स के क्वेश्चन आए, तो याद रखिएगा बेटा जी, जॉइंट में 3 प्रकार की बेसिक सर्जरी बता रहा हूं, होने को तो बहुत होती है, जो आर्थ्रो के नाम से होती है। द फर्स्ट वन इज आर्थ्रोप्लास्टी। एक सर्जरी होती है जिसे आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाता है, एक सर्जरी होती है जिसे आर्थ्रोडेसिस कहा जाता है, प्लूरोडेसिस की तरह आर्थ्रोडेसिस, और एक सर्जरी होती है जिसे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है, आर्थ्रोस्कोपी। ये 3 बेसिक सर्जरीज होती है, होने को साइनोवेक्टोमी वगैरह भी होती है, ओस्टियोटोमी भी वगैरह होती है, लेकिन ये 3 बेसिक सर्जरीज होती है। इन तीनों में डिफरेंस देखिएगा बेटा जी। गुड इवनिंग डियर योगेश गोस्वामी। तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है देखिएगा। आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब क्या होगा? आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब होगा रिमूव डिजीज्ड जॉइंट। जो बीमार जॉइंट है, जो डिजीज्ड जॉइंट है, जी हां, जो ग्रसित जॉइंट है, उस जॉइंट को रिमूव कर देना एंड रिप्लेस बाय प्रोस्थेसिस, और प्रोस्थेसिस का मतलब है आर्टिफिशियल, जी हां, आर्टिफिशियल जॉइंट लगाना, आर्टिफिशियल जॉइंट लगाना बेटा जी। इसी सर्जरी को किस नाम से जाना जाता है? इसी सर्जरी को जॉइंट रिप्लेसमेंट बोला जाता है। दिस सर्जरी इज नोन एज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी बोला जाता है। आर्थ्रोप्लास्टी वो सर्जरी होती है जिसमें पुराने जॉइंट को काट के फेंक दिया जाता है और उस पुराने जॉइंट की जगह नया जॉइंट प्रोस्थेटिक, चाहे मेटल का बना हो, किसी आइटम का बना हो, वो नया जॉइंट वहां सेट कर दिया जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलिए चाहे आर्थ्रोप्लास्टी बोलिए, ये पहली सर्जरी होगी बेटा जी आपके सामने। ओके डियर, चलेगा, मूव करते हैं और दूसरी सर्जरी की तरफ मूव करते हैं। इसके अलावा क्या होगा देखिएगा। सेकंड सर्जरी की बात करता हूं। द सेकंड सर्जरी इज आर्थ्रोडेसिस। सपोज कीजिएगा कि ये एक जॉइंट है, इमेजिन कीजिएगा कि ये एक जॉइंट है और इस जॉइंट में इंफ्लेमेशन वगैरह हो गया है, टिश्यू डैमेज हो गया है, ये जब भी मूव करता है तो बहुत पेन होता है, तो सिंपल सर्जरी होगी। और सिंपल सर्जरी में क्या किया जाएगा? इस सर्जरी से इस जॉइंट को इमूवेबल कर दिया जाएगा। जी हां, जहां कहीं भी डेसिस वर्ड आ जाता है बेटा जी, याद रखेगा, जहां कहीं भी डेसिस वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है फ्यूजन हो जाना।
तो फ्यूजन ऑफ जॉइंट, जॉइंट को फ्यूज कर देना, फ्यूजन ऑफ जॉइंट, किसी भी जॉइंट को फ्यूज कर देना और अब जॉइंट मूवेबल नहीं रहेगा। अब जॉइंट कैसा हो जाएगा? इमूवेबल हो जाएगा, तो फर्दर डैमेज नहीं होगा, पेन नहीं होगा। इस सर्जरी को आर्थ्रोडेसिस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज आर्थ्रोडेसिस, व्हाट इज आर्थ्रोडेसिस, तो आपका जवाब क्या होगा? आर्थ्रोडेसिस का मतलब होगा, चलेगा सर मेरे ऐप पे किया तो 513 रुपए हुआ है। बिल्कुल डिंपल कुमारी, कोई तकलीफ नहीं है बेटा। अब वो आपको 6 महीने तक अवेलेबल रहेगी चीज, आपने बहुत अच्छा किया है, आपको 6 महीने तक रहेगी। 13 रुपीज जो ऐप के हैं मालिक वो चार्ज लगा देते हैं अपना। ओके डियर, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है बेटा जी, चलिएगा। तो जॉइंट को फ्यूज कर देना और इमोबिलाइज कर देना क्या कहलाता है? जवाब आएगा आर्थ्रोडेसिस कहलाता है डियर, चलेगा। थर्ड जॉइंट, थर्ड सर्जरी क्या होती है? आर्थ्रोस्कोपी। आप सभी जानते हैं किसी भी चीज के स्कोपी आने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के पीछे स्कोपी आने का मतलब होता है एंडोस्कोपी। जी हां, एंडोस्कोपी कर देना। किसकी? आर्थ्रो बोले तो जॉइंट, जॉइंट की एंडोस्कोपी करना क्या कहलाता है? आर्थ्रोस्कोपी कहलाता है। द एंडोस्कोपी ऑफ जॉइंट इज नोन एज आर्थ्रोस्कोपी। ये 3 सर्जरीज होती है बेटा जी, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है? सर क्वेश्चन आर्थ्रोस्कोपी के लिए पूछा गया है। ओके डियर, देखिएगा एक हल्के से डायग्राम से आपको क्लियर कर दूं कि कैसी है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, चलिएगा, डायग्राम बाद में आएगा। पहले इसके ऑप्शंस देख के बताइएगा, बाकी चीजें बाद में क्लियर करूंगा। तो पेशेंट की कौन सी सर्जरी की गई है? आर्थ्रोस्कोपी की गई है, यानी एंडोस्कोपी की गई है जॉइंट की। अब बताइए प्रायोरिटी क्या होगी? यूरिन आउटपुट को चेक करना, ऑप्शन है यूरिन आउटपुट को चेक करना। ऑप्शन बी सर्जिकल साइट पे टिश्यू को असेस करना कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, इंफेक्शन तो नहीं है। एरिया को नमनेस और टिंगलिंग के लिए असेस करना और असेस द कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, रिजल्ट असेस करना। जवाब आने दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? विजुअलाइजेशन ऑफ जॉइंट। सर आर्थ्रोडेसिस में फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होगा, नहीं होगा प्रीतम कुमार बेटा, जॉइंट पूरी तरह फ्यूज हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जॉइंट था ही नहीं वहां पे। उस चीज को आर्थ्रोडेसिस कहा जाता है। सी होगा, सी होगा, सी होगा, वेरी गुड। ए होगा, बी होगा, सी होगा। बी भी दिया जा रहा है गणेश खींची की तरफ से कि बी होगा सर। सी होगा, बिल्कुल सही जा रहे भैया। एंड द राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी, सी होगा। सी में क्या लिखा है? नमनेस एंड टिंगलिंग। और नमनेस एंड टिंगलिंग किसके डैमेज होने से, किस में प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है? नर्व में प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। एक क्वेश्चन आपसे पहले भी शेयर किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है बेटा जी? कि जब भी नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन आए तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले किसी भी केस में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए बेटा जी? असेसमेंट, असेसमेंट होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपसे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का, अगर क्वेश्चन आता है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का, तो भी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो भी प्रायोरिटी असेसमेंट ही होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन कैसा ही आओ। यहां कैसा असेसमेंट किया जाता है? इसमें किया जाता है न्यूरोवेस्कुलर, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट किया जाता है। जी हां, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट किया जाता है। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की प्रॉब्लम होती तो कैसा किया जाएगा? यहां न्यूरोमस्कुलर किया जाएगा, न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट किया जाएगा। न्यूरोवेस्कुलर एंड न्यूरो, सॉरी ऑपोजिट हो गया बेटा जी, ऑपोजिट हो गया है। इसमें न्यूरोमस्कुलर जाएगा, यहां न्यूरोमस्कुलर होगा और यहां होगा न्यूरोवेस्कुलर। यह कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। यहां किया जाएगा न्यूरोवेस्कुलर और यहां होगा न्यूरोमस्कुलर। इस प्रकार का असेसमेंट किया जाता है। बिल्कुल बेटा जी, न्यूरोवेस्कुलर, सही कह रहा अमृता यादव, न्यूरोवेस्कुलर होगा। यानी एक तो नर्व का असेसमेंट किया जाएगा और एक ब्लड वेसल्स का असेसमेंट किया जाएगा। किसके केस में? नर्वस सिस्टम के केस में बेटा जी। नर्व के साथ साथ देखिएगा, न्यूरो का मतलब अकेला नर्व नहीं है, नर्व के साथ साथ मसल भी असेस करनी होती है। यानी नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है तो 3 चीजों को असेस करना है, नर्व को असेस करना, मसल को असेस करना और ब्लड वेसल को असेस करना। इसे कहा जाता है न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट। आपको नर्व असेस करने में क्या फील होगा? अरे सेंसेशन का चेक करना, सेंसेशन पता लगाना नर्व का असेसमेंट होता है। मूवमेंट, मोशन, पेशेंट को मोशन करवाना, मूवमेंट करवाना मसल का असेसमेंट होता है। और याद रखेगा, इधर देखिएगा बेटा जी, यहां क्या असेसमेंट होगा? जी हां, अगर आपसे पूछा जाए तो कैपिलरी रिफिल, कैपिलरी रिफिल से आप कैपिलरी रिफिल से ब्लड वेसल कितनी देर में वापस भर रही है, आप टेम्परेचर से, आप स्किन कलर से,
इन सब चीजों से याद रखेगा आप क्या असेस कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं ब्लड वेसल्स। क्लियर है बेटा जी? ब्लड वेसल में कैपिलरी रिफिल, टेम्परेचर और स्किन कलर होगा, मसल्स के अंदर मोशन होगा और नर्व में सेंसेशन और साथ ही साथ पेन होगा। इतनी चीजों से आप असेसमेंट कर सकते हैं। एक एक चीज को बता दिया। बिल्कुल जुगल पचौरी जी, उल्टा हो गया सर, ऊपर वाला नहीं देख रहा है। ऊपर वाला कौन सा नहीं दिख रहा बेटा? काले से लिखा, थोड़ी मोबाइल की स्क्रीन से ही कर ले। इधर देखिएगा, व्हाइट में कर देता हूं। यहां है नर्वस सिस्टम और यहां है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। क्लियर है? ये नर्वस सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, ये प्रायोरिटी लिखा गया है। न्यूरोवेस्कुलर 3 चीजें असेस करते हैं, जबकि न्यूरोमस्कुलर में कितनी चीज असेस करेंगे? न्यूरोमस्कुलर में 2 ही चीज असेस करेंगे, एक नर्व असेस करेंगे और एक मसल असेस करेंगे। ब्लड वेसल असेस नहीं की जाती है। नर्व में पेन और सेंसेशन को असेस किया जाएगा, पेन और सेंसेशन को असेस किया जाएगा और मसल में मोशन को, मूवमेंट को असेस किया जाएगा। ये 3 चीजें असेस की जाती है, ये 3 चीजें असेस नहीं की जाती मसल्स के लिए। ओके डियर, चलेगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आप सभी के सामने, बिल्कुल हो गया है। चलेगा, शाबाश भैया। एक एक चीज लिख दीजिएगा, एक एक चीज लिख लीजिएगा, काम की चीज होती है। जब भी नर्व का असेसमेंट करते हो, नर्व का असेसमेंट का मतलब होता है बेटा जी पेन असेस करना और दूसरा सेंसेशन असेस करना, एबनॉर्मल सेंसेशन, टिंगलिंग वगैरह, नमनेस वगैरह। जब भी आपसे क्वेश्चन मसल का पूछा जाए तो मसल के अंदर क्या चेक करेंगे? मूवमेंट चेक करेंगे, मोशन चेक करेंगे। और जब भी क्वेश्चन ब्लड वेसल्स का है, जब भी क्वेश्चन ब्लड वेसल्स का है, सर्कुलेशन का है, तो क्या असेस करेंगे बेटा जी? तो कलर चेक करेंगे स्किन का, स्किन का कलर चेक करेंगे, स्किन का टेम्परेचर चेक करेंगे और कैपिलरी रिफिल चेक करेंगे। इस तरह 6 चीजें असेस की जाती है। टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 आइटम असेस किए जाते हैं। यह कंसेप्ट याद रखेगा। न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट में 6 चीजें असेस की जाती है। चलेगा? टोटल 6 चीजें असेस की जाती है न्यूरोवेस्कुलर में। क्लियर है बेटा जी? अब क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं आप कि जब भी क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन कह रहा है एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, ऑर्थ्रोस्कोपी हुई है, यानी कौन सा असेसमेंट करेंगे? सर हम न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट किया जाएगा, न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट किया जाएगा। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए न्यूरोमस्कुलर। और न्यूरोमस्कुलर के अंदर आप क्या चेक करेंगे? नमनेस और टिंगलिंग चेक करेंगे बेटा जी। बिल्कुल, ये भी किया जाएगा, ये भी किया जाएगा, ये भी किया जाएगा। हर सर्जरी के बाद चेक होता है, लेकिन इसने प्रायोरिटी पूछा था, यानी स्पेसिफिक असेसमेंट पूछा था और उसका जवाब क्या होगा? नमनेस एंड टिंगलिंग होगा। चलेगा बेटा जी? क्या बात है, वेरी गुड भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और क्लियर कर देता हूं। इधर देखिएगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे? कौन सी सर्जरी के लिए पूछा था? आर्थ्रोस्कोपी के लिए पूछा था, ऑर्थ्रोस्कोपी के लिए पूछा था। तो हल्का सा आर्थ्रोस्कोपी क्लियर कर दूं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी के मायने क्या होते हैं? सर, आर्थ्रोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट का विजुअलाइजेशन करना आर्थ्रोस्कोपी कहलाता है। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मोस्ट कॉमन जॉइंट जिसका ऑर्थ्रोस्कोपी की जाती है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपके जवाब की प्रतीक्षा में कौन से जॉइंट की सबसे पहले की जाएगी ये बोलिएगा। बिल्कुल मिल जाएंगे बेटा जी, बोलिएगा कौन से जॉइंट की। विच जॉइंट इज मोस्ट कॉमनली अंडरगॉन आर्थ्रोस्कोपी? कौन से जॉइंट की सबसे ज्यादा आर्थ्रोस्कोपी की जाती है? शोल्डर जॉइंट की जाती है, नी जॉइंट की जाती है, सॉरी एल्बो जॉइंट की जाती है, नी जॉइंट की जाती है, एंकल जॉइंट की जाती है। कौन से जॉइंट की सबसे ज्यादा होती है? बिल्कुल सही जा रहे भैया, एंड द राइट आंसर इज नी जॉइंट। नी जॉइंट की, घुटने की सबसे ज्यादा आर्थ्रोस्कोपी की जाती है। अब गौर से देखिएगा, आर्थ्रोस्कोपी से क्वेश्चन बनेगा तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन से क्वेश्चन बनेगा। एक पेशेंट का किया जा रहा आर्थ्रोस्कोपी, कब नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन आएगा। आर्थ्रोस्कोपी कब नहीं करना चाहिए? 2 कंडीशन में नहीं करना चाहिए। अगर ये पेशेंट है, ये पेशेंट का नी है बेटा जी, घुटना है। अब गौर से देखेगा, अगर इस घुटने में पहले से इंफेक्शन मौजूद है, जी हां, अगर नी जॉइंट के अंदर, नी जॉइंट में इंफेक्शन मौजूद है तो याद रखना ऑर्थ्रोस्कोपी नहीं की जाएगी। इंफेक्शन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ऑर्थ्रोस्कोपी। किसी भी जॉइंट में इंफ्लेमेशन हो उसकी आर्थ्रोस्कोपी नहीं हो सकती। और दूसरा, जब भी बेटा जी आर्थ्रोस्कोपी की जाएगी तो गौर से देखेगा, इसके अंदर क्या होगी? सर, इसके अंदर बोन है, पैर में बोन है। चलिए बोन बना देता हूं। सपोज कीजिएगा कि ये एक बोन होगी और ये दूसरी बोन होगी। इस प्रकार 2 बोन होगी। अगर इस पैर को मैं एक्सटेंड करूंगा तो दोनों बोन पास आ जाएगी, बीच का स्पेस खत्म हो जाएगा।
आर्थ्रोस्कोपी कब हो सकती है? आर्थ्रोस्कोपी कब हो सकती है? जब दोनों के बीच में स्पेस मौजूद हो, दोनों वेन के बीच में स्पेस मौजूद हो, तभी आप एंडोस्कोप अंदर डाल सकते हैं। और स्पेस कब मौजूद होता है? जब पैर को फ्लेक्शन की पोजीशन में मेंटेन किया जाता है, फ्लेक्शन की पोजीशन में मेंटेन किया जाता है, तब स्पेस जनरेट होता है। अगर किसी जॉइंट में नो मोर फ्लेक्शन, अगर किसी जॉइंट में नो फ्लेक्शन मोर देन 40 डिग्री, अगर किसी जॉइंट में 40 डिग्री से ज्यादा फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, पहले पैर बिल्कुल सीधा था, अब आपने 90 डिग्री पे फ्लेक्शन कर दिया है, अगर आप थोड़ा कम भी होता तो चल जाता, अगर ये 40 डिग्री से कम है तो याद रखना एंडोस्कोप अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि जगह नहीं होगी। बिल्कुल सर कैसे होगा प्रोसीजर आर्थ्रोस्कोपी का? बिल्कुल बताता हूं बेटा जी कैसा होगा। गाउट में कर सकते हैं क्या? गाउट में यूजुअली इसकी करने की नीड नहीं होती बेटा जी। बेसिकली तो ये कब किया जाता है? जब जॉइंट को देखना हो, कार्टिलेज को रिमूव करना हो, लिगामेंट्स को ठीक करना हो, उन केसेस में काम में लिया जाता है। चलेगा, 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। यहां कितने डिग्री हो गया? अगर पैर सीधा होता, आपने पैर को सीधे को इतना मोड़ दिया, यानी आपने 90 डिग्री पे फ्लेक्शन कर दिया गया। अगर इसको कम भी करें, अगर ये कम करें तो ये कितने डिग्री हो गया? सर ये 45 डिग्री हो गया। और कम कर देता हूं बेटा जी, इतना ही हो गया। ये कितना हो गया? सर ये 35 डिग्री है, इससे ज्यादा पैर मुड़ नहीं रहा है, इस केस में आर्थ्रोस्कोपी नहीं होगी। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमेशा याद रखेगा, इन्फेक्शन एंड नो फ्लेक्शन मोर देन 40 डिग्री। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कैसे किया जाता है, इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये लीजिएगा कैसे किया जाता है। हियर वी गो, बैंग बैंग बूम। ये रही सर्जरी आपके सामने, गौर से देखिएगा। ये एक सर्जन है, ये नर्सिंग स्टाफ है, ये पेशेंट का नी है, ये पेशेंट का घुटना है। कितने डिग्री पे मोड़ रखा आप खुद देख सकते हैं। इतने डिग्री पे पेशेंट को नी को घुमा रखा है। और उसके बाद जॉइंट में ये देखिएगा बेटा जी, एंडोस्कोप इंसर्ट कर रखा है। जी हाँ, एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स डाल रखे हैं घुटने में, 1 या 2 छेद करके जॉइंट में इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं। दिस सर्जरी इज आर्थ्रोस्कोपी, इसे आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। बेटा जी गाउट में जॉइंट एस्पायरेशन करते हैं, वो आर्थ्रोसेंटेसिस होता है, वो आर्थ्रोसेंटेसिस होता है, आर्थ्रोस्कोपी नहीं होता। आर्थ्रोसेंटेसिस अलग चीज होती है बेटा जी, याद रखेगा। एक बच्चा पूछ रहा है तो जवाब दे देते बेटा जी, देयर इज ए सर्जरी आल्सो नोन एज आर्थ्रोसेंटेसिस। एक सर्जरी और होती है जिसे कहा जाता है आर्थ्रोसेंटेसिस। और आर्थ्रोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोसेंटेसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ जॉइंट फ्लूइड, जॉइंट में मौजूद फ्लूइड को रिमूव करना, एस्पायरेट करना। रिमूवल बोलिए या एस्पायरेशन, एस्पायरेशन ऑफ जॉइंट फ्लूइड इज नोन एज आर्थ्रोसेंटेसिस। या सेंटेसिस वर्ड छुपा हुआ है, स्कोपी नहीं है। चलेगा बेटा जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल आ गया सर, बहुत अच्छे से आ गया। तो सारी चीज करनी होती है, ये भी एक सर्जरी है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। अगले क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आर्थ्रोस्कोपी होने के बाद क्या करना चाहिए, आर्थ्रोस्कोपी होने के बाद क्या केयर की जाती है, उस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इधर देखिएगा, द नर्स हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट, द नर्स हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट हु इज रिटर्निंग होम आफ्टर आर्थ्रोस्कोपी ऑफ द नी। ये रहा हमारा हेडलाइन। एक पेशेंट के घुटने की आर्थ्रोस्कोपी हो गई है और अब वो घर रिटर्न कर रहा है, तो उसको नर्स क्या दे रही है? इंस्ट्रक्शन दे रही है। द नर्स डिटरमाइंस, नर्स ये निर्धारित करती है, डिसाइड करती है दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द होम केयर इंस्ट्रक्शन, कि पेशेंट सारे इंस्ट्रक्शन समझ गया है। इफ द क्लाइंट स्टेट द नीड फॉर टू फॉलो विच इंस्ट्रक्शन। देखिएगा बेटा जी, अंडरस्टैंड द होम केयर नर्स इंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंड कर गया है, डिटरमाइन करती है कि सब कुछ समझ गया है, सब कुछ समझ गया है। अब क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। एक होता है फर्दर टीचिंग का मतलब गलत स्टेटमेंट, और फॉलो का मतलब है कि सही स्टेटमेंट। कौन सा सही स्टेटमेंट है बताइएगा? 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही स्टेटमेंट है? सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए? दादा ये माइंड अपने पोतों को दे दो। चलेगा, कुंदन लाल जी कह रहे हैं, इधर देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? नितेश सोनी जी कह रहे हैं कि लेग स्ट्रेट नहीं करना होगा। नितेश सोनी जी ऐसा कह रहे हैं, देखते हैं भैया जी क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अरे ट्रू कमेंट, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना आपको। रेज्यूम स्ट्रेनस एक्टिविटी ऑन द फॉलोइंग डे, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन ही मेहनत मजदूरी करने लग जाओ, स्ट्रेनस एक्टिविटी करने लग जाओ, भारी भरकम सामान उठाने लग जाओ। ऑप्शन बी, स्टे ऑफ द लेग एंटायरली फॉर द रेस्ट ऑफ डे, उस पूरे दिन उस पैर पे कोई भी वजन मत करो, उससे दूर ही रहो। स्टे ऑफ का मतलब कंप्लीट रेस्ट करो, उस पैर को हिलाओ डुलाओ भी मत। अगला, रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग फूड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डे, बाकी के दिन कुछ भी खाओ मत पियो मत, पेशेंट को एनपीओ रखो, पेशेंट को कुछ भी मत खिलाओ। और डी कह रहे हैं रिपोर्ट फीवर और साइड इन्फ्लामेशन टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जिस जगह ऑपरेशन हुआ अगर वहां फीवर है या इन्फ्लामेशन के सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर को खबर करो। राइट आंसर क्या होगा, क्या बात है। स्नेह राजा जी कह रहे हैं कि बी होगा, बी सही बोला जा रहा है, और बाकी कह रहे हैं कि डी होगा। ए बी सी डी, जी हां बी और डी में ऑब्वियसली टक्कर चलने वाली है, ऑब्वियसली टक्कर चलने वाली है बी और डी में। देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, बहुत गौर से सुनिएगा बेटा जी। पहली चीज तो ये रेज्यूम स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं भैया, स्ट्रेनस एक्टिविटी को अवॉइड करना है, स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है। मैंने ये नहीं कहा कि एक्टिविटी नहीं करनी है, मैंने कहा कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है। दूसरा क्या कह रहा है बेटा जी, देखिएगा, स्टे ऑफ द लेग नहीं भैया, पूरी तरह नहीं, आप क्रच की मदद से, यू कैन यूज क्रच, आप क्रच की वजह से उस पर पार्शियल वेट डाल सकते हैं। जी हां, आप उस पर पार्शियल वेट बियरिंग कर सकते हैं, पार्शियल वेट डाल सकते हैं, कंप्लीट वेट नहीं डालना है। Partial weight is allowed with the help of crutch if a patient has undergone arthroscopy on the same day. सेम डे ऑर्थ्रोस्कोपी सर्जरी के बाद या ऑर्थ्रोस्कोपी टेस्ट के बाद पेशेंट क्रच की मदद से वहां पे वेट डाल सकता है, कंप्लीट वेट नहीं डालना है, स्ट्रेनस नहीं करनी है बेटा जी, लेकिन कंप्लीट वेट डाल सकता है। तो यह भी गलत हो गया क्योंकि इसने कहा था कि काम कर सकता है, यह भी गलत हो गया क्योंकि इसने कहा है कि पूरी तरह हटके रहो। नहीं, क्रच को यूज कर से पैर को काम में ले सकता है, खाना मना नहीं करना, खाना तो खिलाना है। सो द राइट आंसर इज डी। अगर उस जगह पे फीवर हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए, इसका मतलब वहां इन्फेक्शन हो गया है, तुरंत बताना है सर्जन को। द राइट आंसर इज डी। जिम में नहीं जाना, बिल्कुल सही कहा, जिम में नहीं जाना, लेकिन क्रच की मदद से चल सकता है, यह कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। आर्थ्रोस्कोपी का पेशेंट क्रच की मदद से पार्शियल वेट बियरिंग कर सकता है, कंप्लीट वेट बियरिंग नहीं करनी है। सो योर राइट आंसर इज डी, योर राइट आंसर इज डी। बिल्कुल, कैसे पता चलेगा कि आपको इन्फ्लामेशन हो गया है, आपको कैसे पता चलेगा बताइएगा। अगर ये पेशेंट का जॉइंट है, ये पेशेंट का जॉइंट है जहां पे क्या की गई थी, जहां पे आर्थ्रोस्कोपी की गई थी, आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिएगा क्या क्या सिम्टम्स नजर आ जाएंगे। अगर यहां इन्फेक्शन हो जाएगा, यहां इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा? सर ये हो जाएगा, पहली चीज यहां इरिथेमा हो जाएगा, ये सारी जगह लाल लाल हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा। यहां एडिमा आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा। ये जगह बाकी जगह से गर्म फील होगी, यहां वार्मथ हो जाएगी, बिल्कुल सही जा रहे। यहां पे पेन होगा, जबरदस्त पेन होगा, पेशेंट को टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, पैर को हिलाएगा डुलाएगा नहीं पेशेंट। और सबसे लास्ट में यहां से ड्रेनेज आएगा, जी हां, एबनॉर्मल, नॉन क्लियर याद रखिएगा, या क्लाउडी ड्रेनेज आएगा। पेशेंट के यहां से क्लाउडी ड्रेनेज स्टार्ट हो सकता है, और वो भी फाउल स्मेलिंग, बदबूदार, फाउल स्मेलिंग क्लाउडी ड्रेनेज स्टार्ट हो सकता है। ये इंफेक्शन को बता देगा, ये इन्फेक्शन को इंडिकेट कर देगा, और ये इन्फ्लामेशन को इंडिकेट कर देंगे। अगर इनमें से कोई साइन हो तो तुरंत वो डॉक्टर को बताएगा, बिल्कुल चलेगा। सर नॉर से 21 इसका मतलब है, क्या बात है, वेरी गुड भैया। आसिफ हुसैन जी से किसी ने पूछा है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनका टेक्निकल नेम भी तो बता दीजिएगा मेरे को, टेक्निकल टर्म भी बता दीजिएगा बेटा जी। व्हाट इज द टेक्निकल टर्म? इरिथेमा के लिए टेक्निकल टर्म क्या आती है, फटाफट बोलिएगा। जी हां, रूबोर। कौन सी टर्म आ गई है? रूबोर इज यूज्ड फॉर इरिथेमा। एडिमा के लिए क्या आएगी, फटाफट बोलिएगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते नितेश सोनी जी। पिल्लो के नीचे, पिल्लो नी के नीचे पिल्लो लगाकर कंप्रेस करने वाली एक्सरसाइज जो होती है ना बेटा जी, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी बताऊंगा, उसके बारे में भी आएगा। फटाफट फटाफट शेयर कर दीजिएगा
कि एडिमा को क्या कहा जाएगा, फटाफट बोलेगा। आर फॉर रूबोर हो गया। एडिमा को कोलर डोलोर नहीं कहा जाएगा, करिश्मा जी डोलोर नहीं कहा जाएगा, डोलोर पेन के लिए काम में आता है। जी हां, इधर देखिएगा बेटा जी, इसे कहा जाएगा ट्यूमोर, दिस इज नोन एज ट्यूमोर। वार्मथ को कहा जाएगा कोलोर, वार्मथ को कहा जाएगा कोलोर। और सबसे लास्ट में लॉस ऑफ फंक्शन को क्या कहा जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन विल बी नोन एज ए फंक्शियोलीजा, दिस इज नोन एज फंक्शियोलीजा, इसे फंक्शियोलीजा के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा बेटा जी, 5 कार्डिनल, दीज आर 5 कार्डिनल फीचर्स, दीज आर 5 कार्डिनल फीचर्स ऑफ इंफ्लामेशन। और पांचों के टेक्निकल टर्म भी आपके सामने आ गए हैं। रूबोर, टूबोर, कोलोर। कोलर का मतलब रेड कलर नहीं है, रूबोर का मतलब रेड कलर है, याद रखिएगा। स्वेलिंग का मतलब ट्यूमोर है, वार्मथ का मतलब कोलोर है, पेन का मतलब डोलोर है, डोलो टेबलेट पेन के लिए ले रहे हैं। और लास्ट में फंक्शियोलीजा यानी लॉस ऑफ फंक्शन चलेगा। फंक्शियोलेस, फंक्शियोलीजा है बेटा जी, बिल्कुल पूनम कुल्हारी जी ने बिल्कुल सही लिखा है। ओके डियर, क्या बात है, वेरी गुड। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, एक सर्जरी के बाद में और क्या क्या काम करना होता है इसमें। एक चीज याद रखिएगा बेटा, कौन सी पोजीशन में रखेंगे लेग को, यह भी जवाब दे दीजिएगा। नी की पोजीशन क्या होगी। एक पेशेंट है जिसकी आर्थ्रोस्कोपी हुई है नी जॉइंट की, आर्थ्रोस्कोपी हुई है नी जॉइंट की, तो बताइएगा उसके बाद उसको 24 से 48 घंटे कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा, पैर को कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा। आप पैर को ऐसे फ्लेक्शन पोजीशन में रखेंगे या फिर लेग को ऐसे एक्सटेंशन पोजीशन में रखेंगे। विच पोजीशन शुड बी मेंटेन्ड। ए हो गया फ्लेक्शन पोजीशन में रखेंगे और बी हो गया कि एक्सटेंशन पोजीशन में रखेंगे। कौन सी पोजीशन मेंटेन की जाएगी, हरी अब जवाब आने दीजिएगा। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन चलेगा, साइड में हो जाया करो स्क्रीनशॉट के लिए। बिल्कुल रावण भैया हो जाएंगे। ये लो, पुराने पिक्चर की लेनी है तो ले लो, ये लो भैया स्क्रीनशॉट लेना है ये लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है, फटाफट ले लो। ले लिया सर, यहां बताइएगा, ये तो आ ही गया था। अगला बताइएगा डियर कि आर्थ्रोस्कोपी के बाद नी को कौन सी पोजीशन में, बिल्कुल सही जा रहे भैया, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एक्सटेंशन की पोजीशन में रखना है। नितेश सोनी सर, आपने पूछा था कि कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा, तो नितेश जी याद रखेगा फ्लेक्शन पोजीशन नहीं मेंटेन करनी है, एक्सटेंशन पोजीशन मेंटेन करनी है। जी हां, एक्सटेंशन पोजीशन मेंटेन करनी है, अदरवाइज क्या होगा, पेशेंट के वहां पे कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। सो आफ्टर द प्रोसीजर द नी शुड बी मेंटेन इन एक्सटेंशन पोजीशन। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। जी हां सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी ये रहा आपके सामने। द स्कूल नर्स इज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म, द स्कूल नर्स इज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर स्कोलियोसिस। क्या बात है, क्वेश्चन यहां छुपा हुआ है कि स्कोलियोसिस के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। बच्चे की उम्र क्या है, 9 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 9 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, स्कोलियोसिस की स्क्रीनिंग की जा रही है, स्कोलियोसिस का असेसमेंट किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्लान टू प्रोवाइड टू चाइल्ड। बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे, बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन लेना चाहेंगे, चलेगा। ओके डियर, वेरी गुड। ऑप्शंस आ गए आपके सामने चारों के चारों। क्या बोलेगी नर्स, बच्चे को बोलेगी कि लाई फ्लैट एंड लिफ्ट द लेग स्ट्रेट अप, कि ऐसा करो इस बेड पे लेट जाओ, सीधा लेट जाओ और अपने पैरों को यूं 90 डिग्री पे ऊपर उठा लो, अपने पैरों को यूं 90 डिग्री पे ऊपर उठा लो। ऐसा बोला जाएगा कि बच्चे को इस पोजीशन में लेटाया जाएगा, यूं करके पैर ऊपर उठा दिया जाएगा। दूसरा, लाई ऑन राइट साइड, कि राइट साइड में राइट लेटरल पोजीशन में लेट जाओ और देन रोल टू द लेफ्ट साइड व्हाइल द आर्म्स आर हैंड, और उसके बाद लेफ्ट साइड में घूम जाओ और अपने हाथ को सर के ऊपर लेके चले जाओ। तीसरा, वॉक 10 फीट फॉरवर्ड, 10 फीट आगे जाओ, उसके बाद 10 फीट पीछे आओ। और ये सब करते समय अपने हाथ कहां रखो, अपने हाथ सर के ऊपर रखो और इस तरह आगे पीछे हो जाओ। और डी क्या कह रहा है, स्टैंड विथ वेट इक्वली ऑन बोथ फीट, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, दोनों पैर पे बराबर वजन जाना चाहिए, पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए और हाथ साइड में लटके हुए होने चाहिए। क्या बात है, चलेगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, देखते हैं कि क्या होगा। अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि बी होगा सर, राइट साइड में लेट के किया जाएगा।
उसके बाद पेशेंट को लेफ्ट साइड में घुमा देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। बाकी दुनिया नीतीश सोनी जी भी बोल रहे हैं कि स्कोलियोसिस के लिए बी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, चलेगा। राइट आंसर क्या होगा भैया जी? द राइट आंसर इज डी। राइट आंसर डी होगा, डी होगा, डी होगा। क्यों होगा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। राइट आंसर डी होगा, क्यों होगा बेटा जी ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं, चलेगा। सबसे पहले याद रखेगा, एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम कर्व्स, वर्टिब्रल कॉलम के कर्व्स को लेके पूछा जाता है बेटा जी। तो दो चीज याद रखेगा, दो तरह के कर्व होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। एक कर्व्स होते हैं जिन्हें नॉर्मल कर्व्स कहा जाता है, एक कर्व्स को नॉर्मल कर्व कहा जाता है, और एक कर्व्स होते हैं जिनको एबनॉर्मल कर्व कहा जाता है। नॉर्मल कर्व एंड एबनॉर्मल कर्व क्या होते हैं? नॉर्मल कर्व देखिएगा, ये रहा पेशेंट, ये यूं गया, ये इसकी चेस्ट का एरिया, ये यूं गया, ये इसके हिप्स का एरिया, ये इसके लेग का एरिया। क्लियर है? थोड़ा सा ज्यादा बन गया। ये नेक हो गई, ये चेस्ट हो गई, ये हो गया, ये हो गया। ये लीजिए बेटा जी, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। देखिएगा इसकी जो स्पाइनल कोड है, जी हां, ये जो इसकी स्पाइनल कोड है, ये जो इसकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये सीधी नहीं है भैया। इस वर्टिब्रल कॉलम में बहुत ज्यादा घुमाव है। पहला घुमाव यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आ गया, और चौथा यहां आ गया। टोटल 4 कर्वेचर्स होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। टोटल 4 कर्वेचर्स होते हैं। कौन कौन से कर्वेचर होते हैं देखिएगा। सबसे पहला ये वाला कर्वेचर, इसे कहा जाता है सर्वाइकल कर्वेचर। दिस इज नोन एज सर्वाइकल, इसे सर्वाइकल कर्व कहा जाता है। दूसरा वाला थोरेसिक एरिया में है, इसे थोरेसिक कर्व कहा जाता है, थोरेसिक कर्व कहा जाता है। तीसरा ये वाला, ये जो है ये लंबर एरिया में है, इसे लंबर कर्व कहा जाता है। और चौथा ये सैक्रल एरिया में है, इसे सैक्रल कर्व कहा जाता है। तो 4 कर्व होते हैं बेटा जी। ये कैसा कर्व है? पीछे से देखिएगा कैसा कर्व है। बाहर की तरफ दबा हुआ है या अंदर की तरफ धसा हुआ है? अंदर की तरफ धसा हुआ है, यानी कपिंग इन, इसे कहा जाता है कपिंग इन। अंदर की तरफ धसा हुआ यानी कॉनकेव, केव गुफा बना रहा है, पीछे से अंदर धसा हुआ गुफा बना रहा है, कपिंग इन या कॉनकेव कहा जाता है। थोरेसिक वाला बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसे कहा जाता है बल्ज्ड आउट, बल्ज्ड आउट कहा जाता है, या कॉन्वेक्स, बल्ज्ड आउट या कॉन्वेक्स कर्व कहा जाएगा। तीसरा कर्व वापस अंदर चला गया है, इसे भी कपिंग इन या कॉनकेव कहा जाएगा, कपिंग इन या कॉनकेव कहा जाएगा। और लास्ट वाला देखिएगा बेटा जी, ये बाहर की तरफ निकल गया है, इसे बल्ज्ड आउट, इसे बल्ज्ड आउट या कॉन्वेक्स कहा जाएगा। सो इस प्रकार 4 कर्व हो गए। चारों कर्व का आकार भी बता दिया बेटा जी, कपिंग इन, बल्ज्ड आउट, कपिंग इन, बल्ज्ड आउट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये 4 हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना बेटा जी, जब बच्चा पैदा होता है तो गौर से देखिएगा, बच्चे के पैदा होते समय, बच्चे के जन्म के समय 2 ही कर्व होते हैं। एक तो सैक्रल होता है, एक तो थोरेसिक और एक सैक्रल, दूसरा और चौथा। याद रखिएगा केवल ये बेटा जी सेकंड और फोर्थ, ये 2 ही पाए जाते हैं। इन दोनों को प्राइमरी बोला जाता है। पैदा होते समय यही 2 कर्व होते हैं, इन्हें प्राइमरी कर्व बोला जाता है, प्राइमरी कर्व। और बाकी के जो 2 कर्व बचे, कौन कौन से बच गए सर? एक तो सर्वाइकल बच गया, बिल्कुल सही कहा, और एक लंबर बच गया। सर्वाइकल और लंबर बाद में डेवलप होते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी कर्व कहा जाता है। तो 2 क्लासिफिकेशन हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी भी समझ लीजिएगा। पैदाइशी कौन कौन से होते हैं बताइएगा। बिल्कुल, पैदा होते समय कौन कौन से कर्व पाए जाते हैं सर? एट बर्थ थोरेसिक और सैक्रल कर्व पाए जाते हैं। बिल्कुल, बच्चा इस प्रकार से रहता है तो सर्वाइकल कर्व रहता ही नहीं है, केवल थोरेसिक रहता है, लंबर नहीं रहता, सीधा सैक्रल रहता है। बच्चा सी शेप पोजीशन में होता है तो थोरेसिक पाया जाएगा, सैक्रल ना, यहां लंबर है ना यहां सर्वाइकल है। तो थोरेसिक और सैक्रल 2 ही होते हैं, इन्हें प्राइमरी कर्व कहा जाता है। बाद में पैदा होने वाले को सेकेंडरी कहा जाता है। चलेगा? बिल्कुल बेटा जी, क्या बात है, समझ में आ गया होगा होप्सो। ये नॉर्मल कर्व कहलाते हैं। अब बात आती है एबनॉर्मल कर्व की, बात आती है एबनॉर्मल कर्व की, कि एबनॉर्मल कर्व कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा एबनॉर्मल कर्व इस डायग्राम से क्लियर कर दूं बेटा जी। 3 बेसिक एबनॉर्मल कर्व है आपके सामने। देयर आर 3 एबनॉर्मल कर्व। ये वाला देखिएगा, ये वाला जो सीन है इसे लॉर्डोसिस कहा जाता है, लॉर्डोसिस कहा जाता है, एल फॉर लॉर्डोसिस। ये वाला जो कर्व होगा इसे काइफोसिस कहा जाता है, काइफोसिस कहा जाएगा। और ये वाला जो कर्व होगा इसे स्कोलियोसिस कहा जाएगा, स्कोलियोसिस। तो 3 बेसिक कर्व हो गए, तीनों में मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा तो जवाब होगा स्कोलियोसिस।
मोस्ट कॉमन स्कोलियोसिस होता है। इसमें क्या हुआ, लंबर एरिया में अंदर चला गया। लंबर एरिया पहले से कैसा था सर, कॉनकेव था, इंक्रीज कॉनकेविटी। तो लॉर्डोसिस का मतलब होता है इंक्रीज कॉनकेविटी, कॉनकेविटी का बढ़ जाना। पहले से कॉनकेव था और ज्यादा कॉनकेव हो गया, इंक्रीज कॉनकेविटी। पहले से कॉन्वेक्स था, बाहर निकला हुआ था और ज्यादा बाहर आ गया, इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी। इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी के बढ़ने से काइफोसिस होता है और कॉनकेविटी के बढ़ने से लॉर्डोसिस होता है। कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। ओके डियर, इसे और किस नाम से जाना जाता है, लॉर्डोसिस को किस नाम से जाना जाता है, लॉर्डोसिस को हम्प बैक बोलते हैं, लॉर्डोसिस को हम्प बैक बोलते हैं, लॉर्डोसिस को हंच बैक बोलते हैं और लॉर्डोसिस को डोवागर हम्प बोलते हैं, डोवागर हम्प बोलते हैं। बेटा जी इतने नामों से जाना जाता है, हंच बैक, हम्प बैक या डोवागर हम्प। काइफोसिस, सॉरी ये किसके नाम है, इधर देखिएगा, सॉरी ये तीनों नाम आपके इसके हैं भैया, इसके हैं ये तीनों नाम काइफोसिस के, ये तीनों नाम काइफोसिस के हैं। लॉर्डोसिस के नाम देखिएगा, लॉर्डोसिस को होलोबैक बोला जाएगा, लॉर्डोसिस को होलोबैक बोला जाएगा, होलोबैक, बिल्कुल होलोबैक के नाम से इसको जाना जाएगा। लॉर्डोसिस, होलो खाली जगह हो गई है और इसको इसी तीनों नामों से जाना जाएगा, चलेगा। काइफोसिस के बता दिया, ज्योति तंडन क्लियर कर दिया बेटा जी, क्लियर कर दिया है, उल्टा कर दिया, सही कर दिया मैंने। ये काइफोसिस के तीनों नाम होते हैं और वो किसका नाम होता है, वो लॉर्डोसिस का होता है। ये कैसे कर्व है, ये एंटीरो पोस्टीरियर है, कमर यूं पीछे घुस जाएगी, कमर आगे चली जाएगी, एंटीरो पोस्टीरियर कर्व है। जबकि स्कोलियोसिस कैसा कर्व है, ये लेटरल साइड में कर्व है बेटा जी, लेटरल कर्वेचर कहा जाता है इसे, लेटरल कर्वेचर। लेटरल कर्व की एबनॉर्मलिटी आना, लेटरल कर्वेचर में एबनॉर्मलिटी आना क्या कहलाता है, स्कोलियोसिस कहलाता है। अब देखिएगा, अगर आप पेशेंट को सीधा लेटाएंगे, अगर आप पेशेंट को राइट लेफ्ट पोजीशन में, स्कोलियोसिस का पेशेंट है भैया, अगर स्कोलियोसिस के पेशेंट को लेटरल लेटाओगे तो उसकी वर्टिबल कॉलम सीधी हो जाएगी। तो आपको पता कैसे चलेगा, जिन्होंने बी आंसर दिया था वो सुन लीजिएगा, जिन्होंने बी आंसर दिया था वो सुन लीजिएगा। अगर आप पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे तो इनकी वर्टिबल कॉलम स्ट्रेट हो जाएगी, फिर स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी। स्टैंडिंग पोजीशन में ही पता चलती है, लाई डाई पोजीशन में, बैठी हुई पोजीशन में किसी भी स्पाइनल कोड डिफॉर्मिटी का पता नहीं चलता। बिल्कुल 100% क्वेश्चन आते हैं, आसिफ जी कह रहे हैं। तो बेटा जी हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में इसको असेस किया जाता है, क्लियर है। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है सर, मोस्ट कॉमन स्कोलियोसिस होती है। इन सब के कारण अगर आपसे पूछ ले कि इन सब के क्या कोज होंगे, देखिएगा बेटा जी आपके बहुत सारे कारण है। मोस्ट कॉमन कारण होता है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस बहुत बड़ा कारण है। बोन की सॉफ्ट रिंग जिसे कहा जाता है ओस्टियोमेलेशिया, बच्चों में जिसे कहा जाता है रिकेट्स, जी हां रिकेट्स। स्पाइन की होने वाली टीबी जिसे पोर्ट्स स्पाइन कहा जाता है, जी हां। स्पाइनल कोड की होने वाली ट्यूबरकुलोसिस को क्या कहते हैं, स्पाइन टीबी को किस नाम से जाना जाता है, पोर्ट्स स्पाइन के नाम से जाना जाता है। उन केस में ये ऐसा हो सकता है अगर कोई बंदा लंबे समय तक एबनॉर्मल पोस्चर बना के रखता है, एबनॉर्मल पोस्चर मेंटेन करके रखता है प्रोलोंग्ड, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा। प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है इनमें से कई, प्रेगनेंसी के केस में या ओबेसिटी, इतना ज्यादा पेट लटक जाएगा तो लॉर्डोसिस हो जाएगा। जी हां, बंदे को यूं करके चलना पड़ेगा, लॉर्डोसिस हो जाएगा उसको। ओके डियर, चलेगा। तो होप्स हो कि क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे आपके यहां से, बिल्कुल क्लियर हो गए। सो द बेस्ट पोजीशन टू असेस स्पाइनल कोड या वर्टिबल कॉलम डिफॉर्मिटी इज ए स्टैंडिंग पोजीशन। बिल्कुल, पेशेंट को अपने पैरों पे खड़ा कीजिएगा, दोनों पैर पास पास में और हाथ साइड में। इस पोजीशन में खड़ा करके आपको डिफॉर्मिटी को असेस करना है। सर प्रेगनेंसी में भी स्कोलियोसिस हो जाता है ना? नहीं बेटा जी, स्कोलियोसिस नहीं होता, प्रेगनेंसी में लॉर्डोसिस हो जाता है, प्रेगनेंसी में लॉर्डोसिस हो जाता है, ओबेसिटी में लॉर्डोसिस हो जाता है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, वही आर्थ्रोस्कोपी का क्वेश्चन आ गया वापस। A client was admitted to surgical unit after right total knee arthroscopy. राइट नी की क्या हुई है, गौर से देखिएगा। ऑर्थ्रोस्कोपी हुई है बेटा जी, केवल आर्थ्रोस्कोपी हुई है, परफॉर्म्ड 2 आवर अगो, केवल 2 घंटे पहले हुई है। विच सर्जन प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर क्लेरिफिकेशन,
कौन सी चीज को और ज्यादा क्लेरिफाई करने की जरूरत है? ऑप्शन ए, मेंटेन राइट नी इन स्लाइटली, मेंटेन राइट नी इन स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन, की राइट घुटने को हल्का सा फ्लेक्स पोजीशन में रखो। दूसरा, इंप्लीमेंट पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया एज पर प्रोटोकॉल, कि जिस प्रकार डॉक्टर ने एनाल्जेसिक लिखे उसी प्रकार एनाल्जेसिक देते रहे। यहां कह रहा है फ्लेक्स पोजीशन मेंटेन करें। ऑप्शन सी, प्लेस सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस ऑन बोथ लेग्स व्हाइल ऑन बेड रेस्ट, जब पेशेंट बेड रेस्ट में हो, जब पेशेंट बेड रेस्ट में हो तो सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस लगा के रखें। और नोटिफाई फिजिकल थेरेपी टू बिगिन आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज ऑन द डे फॉलोइंग सर्जरी, उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाई जाए उसी दिन से। जवाब दीजिएगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन क्लैरिफिकेशन मांगता है? क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। विच सर्जन प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर क्लैरिफिकेशन, यानी नर्स जाके डॉक्टर को बोलेगी, अरे भाई साहब तुमने क्यों लिखा, तुमने ऐसा क्यों लिखा? डॉक्टर ने लिखा है कि घुटने को फ्लेक्स करो, डॉक्टर कह रहा है कि इसको ले एनाल्जेसिक दो, डॉक्टर कह रहा है कि सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस काम में लो, और डॉक्टर कह रहा है कि इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाई जाए। जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? निशा लग रहा, जीएनए कह रहे हैं कि सी होगा, सी होगा। अच्छा बेटा निशा लग रहा, पहले क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। आर्थ्रोस्कोपी हुई है, बिल्कुल सही है। और आर्थ्रोस्कोपी के पेशेंट को कौन सी पोजीशन रखने को कह रहा है घुटने की, ये बताइएगा। फ्लेक्शन पोजीशन रखने को कह रहा है। द राइट आंसर इज ए। अरे थोड़ी देर पहले बताया है मैंने कि पैर को एक्सटेंशन पोजीशन में रखना है, फ्लेक्स पोजीशन में नहीं रखना भैया। अभी तो डायग्राम भी मौजूद होगा, अभी तो हमारे पास ये देखिएगा बेटा जी, यही तो क्वेश्चन पूछा है कि आर्थ्रोस्कोपिक बाद घुटने को कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा? एक्सटेंशन पोजीशन में रखा जाएगा, फ्लेक्शन पोजीशन में नहीं करना है। और यही क्वेश्चन यहां घूम फिर के आ गया, कह रहा है कि राइट नी को फ्लेक्शन पोजीशन में रखो। नहीं भैया, फ्लेक्स पोजीशन में नहीं रखना है, बिल्कुल फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर के रिस्क हो सकते हैं। सो द राइट आंसर ई, बिल्कुल सही जा रहे निशा बेटा आप। वीना कचोरा जी कह रहे हैं ए होगा, ए होगा, बिल्कुल अभी बताया था रविंद्र सिंह जी। राइट आंसर ए, फ्लेक्शन में रखना है, एक्सटेंशन में रखना है, फ्लेक्शन में नहीं रखना। और यही क्लैरिफाई कराओगे डॉक्टर से कि अरे भैया भांग खा के लिख रहा है क्या, एक्सटेंशन लिखी या फ्लेक्शन क्यों लिख दिया? अब देखिएगा कंसेप्ट क्लियर हो गए कि जब भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो पेन होगा, पेन होगा मतलब क्या दिया जाएगा? एनाल्जेसिक्स दिए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिएगा कि जब भी आर्थ्रोस्कोपी करते हैं तो पेशेंट को इमोबाइल डिक्लेयर किया जाता है। होती कोशिश पेशेंट बेड में इमोबाइल रहता है, क्रच की मदद से घूम सकता है लेकिन मैक्सिमम समय इमोबाइल रहता है। तो डीवीटी का खतरा होता है बेटा जी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा होता है। माना पेशेंट क्रच की मदद से घूम सकता है लेकिन पेशेंट जी चुराता है, घूमता नहीं है, तो डीवीटी हो सकता है। तो डीवीटी से बचने के लिए ये दोनों चीजें की जाती है। जी हां, डीवीटी से बचने के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए दोनों चीजें की जाती है। पहली क्या हो गया? सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस दी जाती है। क्या होती है सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस? सपोज कीजिएगा कि ये पेशेंट का लेग होगा, तो बेटा जी याद रखिएगा इस लेग के चारों तरफ, इस लेग के चारों तरफ एक शीट पहना दी जाएगी, इस लेग के चारों तरफ ऐसी एक शीट पहना दी जाएगी। क्लियर है? और इसको एक मशीन से कनेक्ट रखेंगे बेटा जी, और वहां से क्या होगी? अरे भैया एक एक एरिया में फूला जाएगा। पहले नोब एक कंप्रेस होगा, तो यहां का ब्लड कहां चला जाएगा? पहले नोब, यहां पे मान लीजिए ये ब्लड वेसल मौजूद है, अब गौर से देखेगा, पहले ये वाला हिस्सा कंप्रेस होगा तो इधर का ब्लड ऊपर चला जाएगा, उसके बाद दूसरा कंप्रेस होगा तो ब्लड और ऊपर चला जाएगा, फिर तीसरा कंप्रेस होगा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार एक के बाद एक लीप कंप्रेस होती जाती है, पिचकती जाती है और ब्लड को हार्ट की तरफ लौटा देती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होती। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? सीक्वेंस से कंप्रेस हो रहे हैं, सो दिस इज नोन एज सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस। 10 का 40 सेशन में हम इसके बारे में विथ डायग्राम स्टडी कर चुके हैं। इसे सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस कहा जाता है, एक एक को दबाया जाता है। बिल्कुल चलिएगा, वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या आया है? बहुत ही अच्छा आया है बेटा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉकेट्स विद लाइक शीट्स होते हैं, बिल्कुल सही है भैया, ये पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सबसे मजेदार क्वेश्चन तो यहां है कि सर ये तो समझ में आ गया डीवीटी को रोकने के लिए ऐसी कंप्रेशन डिवाइस काम में लेंगे। सर ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है? आपने तो कहा ना पेशेंट को ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करवानी है, आपने कहा पेशेंट को स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करवानी है और आप यहां पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हो। अरे भैया एक्सरसाइज 2 प्रकार की होती है, एक्सरसाइज 2 टाइप्स की होती है। ये सपोज एक मसल है बेटा,
दिस इज ए मसल, ये एक मसल है, ये भी एक मसल है। दो एक्सरसाइज करवा रहा हूं बेटा जी, याद रखिएगा दोनों मसल्स हैं। जी हां, ये भी एक मसल है और ये भी एक मसल है। अब देखिएगा, आप खुद बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज क्या होती है। दो तरह की एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज होती है जिसे कहा जाता है आइसोमेट्रिक, एक एक्सरसाइज को कहा जाता है आइसोमेट्रिक, और एक एक्सरसाइज को कहा जाता है आइसोटोनिक। एक एक्सरसाइज को कहा जाएगा आइसोटोनिक। दो प्रकार की एक्सरसाइज होती है, यस डियर, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ, मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। आइसो का मतलब होता है सेम और टोन का मतलब होता है पावर, कॉन्ट्रैक्शन, पावर या कॉन्ट्रैक्शन सेम होना चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए। दो चीजें होती है बेटा जी, एक चीज होती है टोन और एक होती है लेंथ, एक होती है लेंथ और एक होती है पावर। अगर पावर लेंथ सेम रहेगी तो याद रखेगा चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा पावर में। यह कंसेप्ट इस तरह से याद किया जाता है। आइसोमेट्रिक का मतलब कौन सेम रहेगी, सेम रहेगी सर लेंथ, मेट्रिक सेम रहेगी, लेंथ सेम रहेगी। इसका मतलब चेंज किस में आया है, इसका मतलब चेंज पावर में आ रहा है। जी हां, पावर में चेंज आ रहा है। और आइसोटोनिक का मतलब सेम कौन है सर, सेम है पावर, इसका मतलब चेंज किस में आएगा सर, चेंज लेंथ में आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको यह नहीं देखना कि सेम क्या होता है, आपको यह देखना है कि चेंज क्या होता है, फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेम के बाद छोड़िएगा, चेंज याद रखिएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें सेम लेंथ रहती है, क्या चेंज होता है, पावर। इसमें पावर सेम रहती है, क्या चेंज होता है, लेंथ। अब बहुत गौर से देखिएगा बेटा जी, ये वाटर बोतल नीचे रखी हुई है, ये वाटर बोतल नीचे रखी हुई है, मैंने ऊपर उठाई, वाटर बोतल को नीचे से ऊपर उठाया तो मेरे बाइसेप्स की लंबाई कम हुई, बाइसेप्स की लंबाई कम हुई, लंबाई चेंज हुई है। लेंथ कौन सी में चेंज होती है सर, लेंथ तो आइसोटोनिक में चेंज होती है। तो बोतल को पिकअप करना, पिक अप बोतल, याद रखिएगा, बुक या बोतल को जमीन से उठाना, यह कौन सी एक्सरसाइज होती है, यह आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है। बोतल को उठाया तो मसल्स की लंबाई चेंज होगी, और लंबाई किस में चेंज होती है, आइसोटोनिक में चेंज होती है। बिल्कुल सर, आइसोटोनिक होता है बुक पिकअप। दूसरा देखिएगा, अगर मैं इस पानी की बोतल को लेके खड़ा रहूंगा तो क्या मेरे बाइसेप्स की लंबाई चेंज हो रही है क्या, नहीं सर, बाइसेप्स तो जैसी की जैसी पड़ी है, लेकिन पावर चेंज हो रही है। थोड़ी देर में मुझे जोर लगाने, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, पावर चेंज हो रही है। और पावर किस में चेंज होती है, आइसोमेट्रिक में। तो याद रखेगा, होल्डिंग ए बुक, एक बुक को होल्ड करके रखना है, या होल्डिंग ए बोतल, किसी बोतल को एक ही जगह पे पकड़ के रखना है, ये किसका एक्सरसाइज होता है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। आप पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, आप पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने को बोलेंगे। क्या चेंज नहीं होगी, लंबाई चेंज नहीं होगी, यानी जो पैर सीधा है, जो पैर सीधा है वो सीधा का सीधा ही रहेगा, पैर में कोई मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट। आइसोमेट्रिक का मतलब होगा पैर में कोई मूवमेंट नहीं होगा, बस मसल की पावर बढ़ाई जानी है। अगर ये हाथ ऐसा है तो जोर लगाए जाना है, बस केवल पावर बढ़ानी है। इस चीज को क्या नाम से कहना जाता है, बिल्कुल एनईआरडी कह रहे, समझ गए, ये वाली एक्सरसाइज करवानी है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवानी है। पैर में मूवमेंट नहीं होना, केवल मसल्स को काम में लेना, मसल्स की पावर बढ़ाना, उसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहा जाता है। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दी जा सकती है। आइसोटेनिक मूवमेंट मना है, मसल का टोन बढ़ाना मना नहीं है। चलिएगा, थैंक यू गणेश कीची जी, क्या बात है सर, स्वागत है। तो राइट आंसर समझ में आ गया होगा। यहां बाकी तीनों चीजें राइट है, ये राइट, ये राइट, ये राइट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट था, इसलिए आप क्लैरिफाई करेंगे। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अरे समझ में आया क्या, अगर आया तो भैया आने दो थम्स अप कि हां सर कंसेप्ट क्लियर हो गया है। बिल्कुल शिखा गुप्ता जी, आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू बेटा जी। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ ए सस्पेक्टेड रिब फ्रैक्चर। एक पेशेंट है जिसको रिब फ्रैक्चर का सस्पेंशन है, ऐसा लगा है कि उसकी रिब फ्रैक्चर हो गई है, कंफर्म नहीं है, सस्पेक्टेड है। विच टिपिकल साइन सिम्टम शुड द नर्स ऑब्जर्व फॉर। कौन से टिपिकल साइन सिम्टम नर्स ऑब्जर्व करेगी। एक पेशेंट की पसलियां टूट गई है, अरे नहीं टूटी तो किसी ने खींच के पसलियों में घुसा ही मार दिया होगा, डुकाडीन दे दिया होगा। तो पेशेंट कौन से सिम्टम्स दिखाएगा,
4 ऑप्शन से आपके सामने बताइएगा, चलेगा। पेन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज ए साइन ऑफ रिब फ्रैक्चर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू विक्रम मेघवाल जी। ऑप्शन क्या कह रहा है देखिएगा कि अगर रिब फ्रैक्चर हो गई है तो पेशेंट को एक्सपायरेशन के समय दर्द होगा और पेशेंट डीप रैपिड ब्रीथिंग करेगा। पेशेंट को इंस्पिरेशन के समय दर्द होगा, पेशेंट डीप ब्रीथिंग करेगा। पेशेंट को एक्सपायरेशन के समय दर्द होगा, पेशेंट शैलो ब्रीथिंग करेगा। पेशेंट को इंस्पिरेशन के समय दर्द होगा, पेशेंट शैलो ब्रीथिंग करेगा। जवाब आने दीजिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तनु जी ने कह रहे पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होगा, पैराडॉक्सिकल अंडर जाएगा इंस्पिरेशन। नितेश सोनी जी और तनु जी ने बेटा वो रिब फ्रैक्चर की एक वेराइटी होती है जिसे फ्लेयल चेस्ट कहा जाता है। जो चीज आप पैराडॉक्सल वाली बता रहे हैं, पैराडॉक्सल वाली फ्लेयल चेस्ट में देखने को मिलती है। यहां फ्लेयल चेस्ट नहीं लिखा है, केवल रिब फ्रैक्चर लिखा है, चलेगा। क्या बात है, वेरी गुड, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, चलेगा। वेरी गुड, शाबाश भैया। एंड द राइट आंसर इज डी, द राइट आंसर इज डी। जी हां, राइट आंसर डी होगा भैया, डी राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा डी, वो भी देखिएगा कि राइट आंसर क्यों होगा। आप सभी जानते हैं कि ये रहा सर स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम, बिल्कुल सही कहा। और इस स्टर्नम से क्या जुड़ी रहती है सर, स्टर्नम से रिब्स जुड़ी रहती है। ये रही पहली रिब, ये रही दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 7 यहां हो गई। 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां होगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सर यहां से आएगी, ये वाली कौन सी होगी, ये 8वीं हो गई, ये 9th हो गई, ये 10th हो गई, ये 8th हो गई, ये 9th हो गई और ये 10th हो गई। 11 12 तो pीछे ही रहेगी, आगे की तरफ आई नहीं, फ्लोटिंग रिब्स है। इस प्रकार का सीन होता है बेटा जी। और इनके बीच में क्या पाई जाती है, जी हां, इनके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है। इधर देखिएगा बेटा जी, अगर क्वेश्चन आए रिब्स कितनी होती है, योर आंसर विल बी 12 पेयर्स, 12 जोड़ी पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आए इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं, तो जवाब आएगा 11 पेयर्स। स्पेस 11 जोड़ी होते हैं और रिब्स 12 जोड़ी होती है। पहली दूसरी के बीच में पहला, 11वीं 12वीं के बीच में 11वां। अब देखिएगा बेटा जी, 2 प्रोसेस बताए मैंने, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, बिल्कुल बेटा जी ये फॉल्स होती है 8वीं 9वीं 10वीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है सर, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है। जी हां, इसमें मसल्स काम में आती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। जबकि एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस होता है, यह पैसिव प्रोसेस होता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता, उल्टा मसल क्या करती है, नॉर्मल मसल रिलैक्स करती है बेटा जी। इसमें मसल का रिलैक्सेशन होता है, इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब गौर से देखिएगा, अगर यहां पे रिब फ्रैक्चर होगी, मान लीजिए सर ये वाली रिब फ्रैक्चर होगी है, अगर बात की जाए यहां से, सपोज कीजिएगा यहां से ये रिब फ्रैक्चर होगी है, जी हां इस जगह पे फ्रैक्चर हो गया, यहां पे ये फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर कब होगा, पेन कब होगा, अरे पेन कब होगा, जब रिब का मूवमेंट होगा, जब रिब मूव करेगी तब पेन होगा। और ज्यादा मूव कब करेगी, जब मसल मूव करेगी। और मसल कौन से फेज में मूव करती है, एक्टिव फेज में, यानी इंस्पिरेशन में। याद रखिएगा बेटा जी, पेन इंस्पिरेशन में ज्यादा होता है, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है। मसल पूरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बोन को अपनी तरफ खींचेगी और बोन का मूवमेंट होगा तो पेशेंट को क्या होगा, जबरदस्त पेन होगा। जब दर्द होगा तो पेशेंट और लंबी इंस्पिरेशन करेगा या इंस्पिरेशन को रोक देगा। पेन होगा तो पेशेंट हल्का सा इंस्पिरेशन करके रोक देगा, इसका मतलब डीप इंस्पिरेशन नहीं करेगा। कैसा इंस्पिरेशन करेगा बेटा जी, शैलो इंस्पिरेशन करेगा। मैक्सिमम पेन होगा इंस्पिरेशन के दौरान और कैसी ब्रीथिंग करेगा, दर्द से बचने के लिए शैलो ब्रीथिंग करेगा। ऐसी करेगा, यहां हाथ लगा देगा, गार्ड कर देगा उस जगह को जहां दर्द हो रहा है और हिलने ही नहीं देगा। इस प्रकार फटाफट रैपिड शैलो ब्रीथिंग करेगा। बिल्कुल 13th रिब गोरिल्ला रिब होती है, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, हो गया सर। तो पेशेंट को, अब आप बताइएगा पेशेंट को पेन कब होगा, सर एक्सपायरेशन में तो नहीं होगा,
इंस्पिरेशन में होगा, बी राइट जा सकता है, एक्सपायरेशन पे नहीं होगा, इंस्पिरेशन में होगा। तो आंसर तो सर वह पहले में से, बी में से और डी में से होगा। अब आगे आइएगा, कैसी ब्रीथिंग लिखी है, डीप नहीं होगी सर, कैसी होगी, शैलो होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया लालाओं, द राइट आंसर इज डी हो गया। पेन इंस्पिरेशन के समय होता है और पेन शैलो ब्रीथिंग करता है। पेशेंट कैसी ब्रीथिंग करेगा, शैलो ब्रीथिंग करेगा। और एक चीज जानते हैं, शैलो ब्रीथिंग से क्या हो जाता है, एटेलेक्टेसिस। शैलो ब्रीथिंग से कौन सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, एटेलेक्टेसिस, यानी रिब फ्रैक्चर से भी कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, एटेलेक्टेसिस हो जाएगी। जी हां, रिब फ्रैक्चर से भी एटेलेक्टेसिस हो जाएगी बेटा जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर हम। दूसरा देखिएगा, कुछ बच्चों ने बोला कि सर फ्लेयल चेस्ट होगा। फ्लेयल चेस्ट क्या होती है, देखिएगा, अगर किसी वजह से दो रिब, दो या दो से ज्यादा रिब, दो या दो से ज्यादा जगह से टूट जाए, इस कंसेप्ट को देखिएगा, यहां कितनी रिब फ्रैक्चर हुई, सर यहां तो एक ही रिब फ्रैक्चर थी, जबकि यहां देखिएगा कितनी रिब फ्रैक्चर हुई, एक और दो रिब फ्रैक्चर होगी है। जी हां, 2 रिब फ्रैक्चर्स हो गई है। अगर 2 या 2 से ज्यादा रिब्स में फ्रैक्चर हो और वो भी कितनी जगह हो, 2 जगह, अब देखिएगा ये छोटा सा टुकड़ा सेपरेट हो गया। जी हां, ये टुकड़ा यहां से भी टूट गया, यहां से भी टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, तो ये छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया है। इस टुकड़े को किस नाम से बोला जाएगा, इस टुकड़े को फ्लेयल चेस्ट के नाम से जाना जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा रिब का फ्रैक्चर होना चाहिए और मोर देन और इक्वल टू 2 प्लेसेस, 2 जगह या 2 से ज्यादा जगह पे होना चाहिए। तो उस प्रकार को क्या कहा जाता है, बिल्कुल बेटा जी, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे फ्लेयल चेस्ट के नाम से जाना जाता है। और फ्लेयल चेस्ट में उल्टा हो जाता है। फ्लेयल चेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, फ्लेयल चेस्ट में क्या होता, नॉर्मल केस में जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, अगर ये चेस्ट कैविटी है किसी पेशेंट की, अगर सॉरी काइफोसिस का पेशेंट बन गया ये, तो अगर इंस्पिरेशन होगा इसका मतलब बाहर से कौन आएगी, बाहर से एयर आएगी, इसका मतलब चेस्ट का क्या होना चाहिए, चेस्ट का एक्सपांशन होना चाहिए। यानी नॉर्मल केस में चेस्ट का क्या होता है सर, चेस्ट का एक्सपांशन होता है। अगर मैं बात करूं एक्सपायरेशन की, एक्सपायरेशन में क्या होगा सर, एक्सपायरेशन में तो एयर वापस बाहर जाएगी, तो लंग्स फेफड़े वापस सिकुड़ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपांशन नहीं होगा, वापस रिट्रैक्शन हो जाएगा बेटा जी, वापस रिट्रैक्शन हो जाएगा, चेस्ट अपनी जगह आ जाएगी। जबकि फ्लेयल चेस्ट में इसका ऑपोजिट कर दीजिएगा, फ्लेयल चेस्ट में बाकी चेस्ट जैसा काम करेगी, रिब का टुकड़ा उसके ऑपोजिट काम करेगा। फ्लेयल चेस्ट का अगर ये टुकड़ा इंस्पिरेशन करेगा तो इसमें रिट्रैक्शन होगा, ये अंदर की तरफ आएगा, और अगर इसमें एक्सपायरेशन के समय ये क्या करेगा, एक्सपायरेशन के समय ये एक्सपांड हो जाएगा। ई से ई फॉर ई फ्लेयल चेस्ट में होता है। जी हां, ई फॉर ई एक्सपांशन के साथ, एक्सपांशन कब होता है, इंस्पिरेशन में होता है, एक्सपायरेशन में नहीं होता। लेकिन ई फॉर ई मिला देना, एक्सपायरेशन में एक्सपांशन होना, इसका मतलब कौन सी प्रॉब्लम है, फ्लेयल चेस्ट। और इसे किस नाम से जाना जाता है, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट बोला जाता है। दिस इज नोन एज पैराडॉक्सिकल, यानी ओपोजिट। पैराडॉक्सिकल का मतलब हो गया ओपोजिट चेस्ट मूवमेंट, अनयूजुअल चेस्ट मूवमेंट। बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया जी, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, जीते हैं। ओके डियर, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिब फ्रैक्चर के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया सर, रिब फ्रैक्चर का केस क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन को बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा, बताइएगा। द नर्स हैज गिवन द क्लाइंट विथ ए नॉन प्लास्टर, देखिएगा नॉन प्लास्टर कास्ट लगाया गया है, जिसे फाइबर ग्लास कास्ट कहते हैं, फाइबर ग्लास कास्ट कहते हैं, इसे नॉन प्लास्टर कास्ट भी बोला जाता है। एक नर्स है जिसने पेशेंट को, पहले प्लास्टर के बारे में बता दूं, बाकी क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। इधर देखिएगा बेटा जी, अगर किसी भी बंदे को फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर को नॉर्मल जगह पे सेट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जी हां, फ्रैक्चर्ड बोन को वापिस रीअलाइन करना, फ्रैक्चर बोन को रीअलाइन करना, दोबारा आपस के अलाइनमेंट सेट करना, फ्रैक्चर बोन का अलाइनमेंट सेट करना, रीअलाइनमेंट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। लेकिन रिडक्शन से काम नहीं चलेगा, रिडक्शन के बाद उस बोन को क्या करना पड़ेगा, इमोबिलाइज करना पड़ेगा, इमोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। जी हां,
इमोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। इमोबिलाइजेशन की बहुत सारी तरकीबें होती है। एक तरकीब होती है जिसे स्प्लिंट कहा जाता है, एक पेशन होती है जिसे कास्ट कहा जाता है, एक मेथड होता है जिसे ट्रैक्शन कहा जाता है, एक को कहा जाता है एक्सटर्नल फिक्सेशन और एक को कहा जाता है इंटरनल फिक्सेशन। इस तरह इतने सारे मेथड होते हैं और इन मेथड से आप फ्रैक्चर जगह को क्या कर सकते हैं बेटा जी, मोबाइल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, स्प्लिंट होता है, कास्ट होता है, ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल फिक्सेशन एंड इंटरनल फिक्सेशन। स्प्लिंट का मतलब होता है कच्चा प्लास्टर और कास्ट का मतलब होता है पक्का प्लास्टर। तो आपसे क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, कास्ट से पूछा गया है, एक इमोबिलाइजेशन डिवाइस से पूछा गया। यस, ऑल दीज आर इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस और इस इमोबिलाइज डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया है। बात की जाए अगर कास्ट की बेटा जी, कास्ट दो तरह के होते हैं। एक कास्ट जिसे नॉर्मल आप प्लास्टर कास्ट कहते हैं, एक कास्ट जिसे आप प्लास्टर कास्ट कहते हैं और दूसरा कास्ट जिसे नॉन प्लास्टर कास्ट कहा जाता है, जिसे नॉन प्लास्टर कास्ट कहा जाता है। आज सभी जानते हैं बेटा जी, कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट, चूना, अरे चूने वाला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इनके चूने के मिश्रण से याद रखेगा जो बनता है, चूने के मिश्रण से जो कास्ट बनता है उसे प्लास्टर कास्ट कहते हैं। और ये नॉन प्लास्टर कास्ट ये केमिकल का बना होता है बेटा जी और इसे फाइबर ग्लास कास्ट भी कहते हैं, इसे फाइबर ग्लास कास्ट बोला जाता है। दिस इज नॉन एज फाइबर ग्लास कास्ट। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अरे जो भी अभी तक आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक व्हाइट कलर का प्लास्टर लगा दिया गया है, व्हाइट कलर का प्लास्टर लगा दिया गया है, जबकि फाइबर ग्लास को एस्थेटिक बनाया गया है, अट्रैक्टिव बनाया गया है। ये कलरफुल होते हैं बेटा जी, याद रखिएगा, पिंक कलर में, रेड कलर में। अगर किसी लड़की का हाथ टूटा है, अगर किसी गर्ल का हाथ टूटा है तो उससे डॉक्टर पूछेगा, हाँ बोलो बेटा जी कैसे कलर का प्लास्टर करूं, तो लड़की कहेगी सर पिंक कलर का प्लास्टर कास्ट कर दीजिएगा, पिंक कलर का फाइबर कास्ट कर दीजिएगा। लड़के से पूछेगा अरे भैया तुम्हारा हाथ टूटा है कैसे करूं, वो कहेगा गुरुदेव कोई भी कर दो यार, बजीट बोल गया चलेगा। तो याद रखिएगा फीमेल की स्पेशल डिमांड पे ये कलरफुल कास्ट जारी किए गए हैं जिन्हें फाइबर कास्ट कहा जाता है। ओके डियर, कैसा होता है बिल्कुल बताऊंगा बेटा जी, याद रखिएगा। अब देखिएगा दूसरा, ये जो होता है इसे ड्राई होने में कितना टाइम लगता है, इसे ड्राई होने में 24 से 72 घंटे लगते हैं बेटा जी, पूरी तरह ड्राई होने में। एक बार प्लास्टर कास्ट कर दिया तो पूरा सूखने में 24 से 72 घंटे लगेंगे, जबकि इसकी तारीफ देखिएगा, अरे केवल 30 मिनट में, जी हां केवल 30 मिनट में सूख जाएगा। इसलिए भी लड़कियां इसे पसंद करती है कि लड़के इस बोझ को लेकर बैठे रहेंगे 3 दिन तक, जबकि बच्चियां इतने बोझ को झेल नहीं पाएगी, इसलिए कितने दिनों में ही सूख जाएगा, केवल 30 मिनट में सूख जाएगा। दूसरा, इससे हैवी होता है, अरे वजन में भारी भरकम होता है, ऐसा लगता है टूटे हुए हाथ पे 2.5 किलो। अरे सनी देओल का हाथ बन जाता है, इसमें सनी देओल का हाथ बन जाता है, ये कातिया ये 2.5 किलो का हाथ है, वो वाली बात हो जाती है। इतना भारी भरकम होता है कि सही में हाथ 2.5 किलो का हो जाता है, जबकि ये वेट में बहुत लाइट होता है। जी हां, बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही लाइट होता है। अगली चीज देखिएगा बेटा जी, एक अंतर और होता है, वो क्या डिफरेंस है सर बता दो। ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता, नो वाटर रेजिस्टेंस, ये पानी के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता। अगर पानी गिर गया है तो चूना पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जबकि ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, इसमें पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, जबकि वो नो वाटर रेजिस्टेंस होता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है बेटा जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही समझ रहे हैं आप। चलेगा, वेट कम होता है सिंथेटिक कास्ट में, बिल्कुल सही है जुगल जी। ये लाइट वेटेड होता है, बहुत ही कम वेट होता है, जबकि वो हैवी वेट चैंपियन होता है। ये लाइट वेदर वेट चैंपियन होता है, वो वाटर के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता और ये वाटर के लिए रेजिस्टेंस होता है, पानी का भी फर्क नहीं पड़ता। अरे मूवीज में देखते होंगे आप, बिल्कुल लड़के लड़कियां हाथ पे फ्रैक्चर हो जाता है, फिर यार दोस्त हाथों पे लिख देते हैं गेट वेल सूनर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ऐसे बहुत सारे डायलॉग, हार्ट के निशान बना देते हैं, कुछ पेड़ पौधे बना देते हैं, जिराफ, जंगली सियार, डायनासोर, ऐसे ऐसे डायग्राम बना देते हैं प्लास्टर पे। वो प्लास्टर ये नहीं होता, सॉरी वो कास्ट प्लास्टर कास्ट नहीं होता, वो नॉन प्लास्टर कास्ट या फाइबर ग्लास कास्ट होता है, जिसपे ये सारी चीजें बनाई जाती है। ओके डियर, तो समझ में आ गया होगा, ये बेसिक चीजें होती है। लेकिन एक चीज याद रखेगा, कोई सा भी कास्ट हो, चाहे वो प्लास्टर कास्ट हो चाहे नॉन प्लास्टर कास्ट हो, इन दोनों का सेम मेथड होता है, चलेगा। इन सब का एक ही तरीका होता है। क्या करना होता है बेटा जी, जब भी कास्ट अप्लाई किया जाता है तो हमेशा याद रखेगा, यूज पाम,
नर्स को अपना पाम यूज करना चाहिए, नॉट फिंगर्स। फिंगर्स काम में नहीं लेनी है, ग्लव्ड फिंगर। पहली चीज तो ग्लव्स पहन के रखते हैं, और ग्लव्स हाथ जो होता है उसकी हथेली काम में लेनी चाहिए, अंगुलियां काम में नहीं लेनी होती, नहीं तो प्लास्टर में इंडेंशन बन जाएंगे। अरे आपकी अंगुलियां धस जाएगी अंदर और वो बाद में परेशानी खोज करेगी। तो पाम काम में लेनी चाहिए बेटा जी, याद रखेगा। दूसरा कि उसको ड्राई करना चाहिए, थोरो ड्राई। उसको पूरी तरह ड्राई करने के बाद ही वेट बियरिंग होनी चाहिए, पूरी तरह थोरो करने के बाद ही उस पे हल्की पार्शियल वेट बियरिंग वगैरह अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करनी चाहिए, अदरवाइज उसमें इंडेंशन हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। डू नॉट सोइल, उसको गंदा ना करें, उसे गंदा ना करें। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, अगर हाथ टूट जाता है बेटा जी, बिल्कुल अगर हाथ टूट जाता है तो उस पे टेबल वे पे उसके टेबल समझ लेते हैं। अरे उसे कार्डियक टेबल समझ लेते हैं, डिनर टेबल समझ लेते हैं, उस पे ही अरे उस पे ही खाना रख के इधर मैगी आदि, मैगी हाथ प्लास्टर कास्ट खा रहा है आदि बंदे के मुंह में जा रही है। ओके डियर, चलिएगा, इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा। वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल भैया कह रहे हैं कि सर 5 मिनट का मोटिवेशन दे देते हैं। बिल्कुल दे देते भैया, क्या बात है राजूलाल झा जी। चलिएगा, फटाफट बताइएगा। ओके डियर, चलिएगा, अब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। द नर्स हैज गिवन द क्लाइंट एक, बेटा जी फाइबर ग्लास कास्ट है, बिल्कुल बताया। सिंथेटिक क्लास लगाया गया है पेशेंट के, कौन सा कास्ट लगाया गया है, पेशेंट के सिंथेटिक कास्ट लगाया गया है। अब द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग। ये तो भैया ऐसा लगता है हमारा वर्ड मुंह पे आ गया है। फर्दर टीचिंग का मतलब है कि कौन सी चीज इनकरेक्ट है, और एजुकेशन देनी पड़ेगी, यानी कौन सी इनकरेक्ट चीज बोल दी उसने। पहला, आई शुड अवॉइड वॉकिंग ऑन वेट स्लिपरी सरफेस, कि प्लास्टर कास्ट लगाने के बाद मैं गीली और फिसलन भरे फ्लोर पे, आंगन पे नहीं चलूंगा, ये बोल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है, इसमें गलत क्या बोल रहा है। आई एम नॉट सपोज टू स्क्रैच द स्क्रीन अंडर द कास्ट, कास्ट के नीचे की स्क्रीन को मैं कोई आइटम डाल के स्क्रैच नहीं करूंगा, खुजाऊंगा नहीं। अगला कह रहा है, इट इज ऑल राइट टू वाइप डर्ट ऑफ द टॉप ऑफ द कास्ट विथ ए डैम्प क्लॉथ, एक सूखे कपड़े की मदद से, एक सूखे कपड़े की मदद से अगर मिट्टी विट्टी आ गई है प्लास्टर कास्ट के ऊपर तो उसे वाइप कर दूंगा, हटा दूंगा। और लास्ट में कह रहा है, अगर कास्ट गीला हो जाता है तो मैं उसे ड्राई कर सकता हूं हेयर ड्रायर को चला के, हेयर ड्रायर को हॉट सेटिंग में चला के, हेयर ड्रायर को हॉट सेटिंग में चला के मैं उसे ड्राई कर सकता हूं। जवाब आने दीजिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कई सारे लोग सी बोल रहे हैं, बाकी मैक्सिमम डी के फेवर में। ए बी सी डी, ए बी सी डी। मनीषा जहांगीर जी कह रहे हैं कि डी होगा, पूनम चौधरी जी कह रहे हैं कि डी होगा। क्लियर है, चलिएगा, ए बी सी डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। चलिएगा, वेरी गुड भैया। राइट आंसर शेयर कर देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। द राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, प्लास्टर कास्ट करने के बाद कभी भी आपको पूरा वेट नहीं डालना, और खासकर गीली और फिसलन वगैरह जगह पे तो कतई नहीं जाना होता है। कभी भी स्किन के नीचे स्क्रैच मत कीजिएगा, कभी भी स्क्रैच मत कीजिएगा। अगर खुजली आए तो क्या करेंगे ये भी सुन लीजिएगा। अगर ये प्लास्टर कास्ट लगा रखा है, अगर ये किसी बंदू का पैर था और इस पैर का वचीड़ बोल गया और डॉक्टर साहब ने प्लास्टर कास्ट लगा दिया है और अब नीचे की तरफ इचिंग आ रही है, खुजली आ रही है, तो हेयर ड्रायर काम में लेना है। अगर नीचे प्रूराइटिस है, इचिंग है, अगर इचिंग हो रही है, खुजली आ रही है बेटा जी, पेन में नहीं बोल रहा हूं, पेन वेन छोड़िएगा, एग्जामिनर प्रूराइटिस को पेन से कन्वर्ट कर देगा, नहीं, इस केस में नहीं। अगर खुजली आ रही है, प्रूराइटिस है, तो भैया जी हेयर ड्रायर काम में ले सकते हैं। लेकिन हेयर ड्रायर को कौन से मोड पे रखना है? कूल मोड पे। अरे ठंडे मोड पे रखना है, ठंडी हवा भेजनी है अंदर, यहां लगा दीजिएगा और यहां से हवा जाएगी, कूल एयर अंदर भेजनी है, ठंडी हवा अंदर भेजनी है, और कूल एयर अंदर जाएगी तो क्या खत्म हो जाएगी? प्रूराइटिस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हॉट नहीं करना है, कूल मोड काम में लेना है, हॉट मोड काम में नहीं लेना है। बिल्कुल सही जा रहे भैया जी। तो यहां क्या लिखा गया है? यहां लिखा गया कि खुजली की जाएगी, हाथ से नहीं की जाएगी, हेयर ड्रायर काम में लिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा बंदा।
और अगर वो खराब हो गया है तो आप उसकी डस्ट वगैरह वाइप कर सकते हो, लेकिन डैम्प क्लॉथ होना चाहिए, सूखा कपड़ा झड़का करके साफ कर सकते हैं। लास्ट में अगर गीला होता है तो आप हेयर ड्राई को हॉट फ्लश में काम नहीं लेंगे, अरे भैया कूल मोड में, कोल्ड मोड में काम में लेंगे, कभी भी हॉट मोड में काम नहीं लिया जाएगा। चलेगा सर, जब आप पहले समझ का कर क्वेश्चन पूछते हो तो बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल कुंदन जी, चलिएगा, डायरेक्ट पूछा करूंगा भैया, समझाऊंगा बाद में। हमारा काम नॉरसेट इस एनक्लेक्स सोंडर को सॉल्व करना है, इसके हर कंसेप्ट को समझना है। यहां ये बजीड़ वाला सेशन है नहीं भैया कि हमें क्वेश्चन में थोड़ा घुमाऊं मोल्ड करूं ना आपको बजीड़ लगाऊं। यहां हमारा मकसद है एनक्लेक्स सोंडर किताब में मौजूद एक एक क्वेश्चन में छुपे हुए हर कंसेप्ट को समझना है, इसलिए मैं थोड़ा पहले समझा रहा हूं और उसके बाद आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। ऐसा करेंगे कि अगले क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब दीजिएगा, फिर समझा दिया जाएगा। ओके सर, वैसोडाइलेशन कर देगा, बिल्कुल कर देगा भैया। इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एडिमा हो जाएगा, इचिंग बढ़ जाएगी, एडिमा हो जाएगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। चलेगा सर, आपने जो लास्ट में क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बताया है तब से सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आते हैं और रॉन्ग भी नहीं होते हैं। बिल्कुल भैया जी, चलेगा, बस इसी तरह जुटे रहिएगा, डटे रहिएगा। इस बार नॉरसेट हमारा है, नॉरसेट के फरकच्चे उड़ाने ही उड़ाने, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल सनी कंडेला जी कह रहे हैं कि बजीड़ तो ओबीजी में लग रही है। बिल्कुल भैया जी, रात को 9 बजे, जी हाँ, गुरु नरसिंह अकेडमी 3 समय लाइव है। दोपहर को याद रखेगा, दोपहर को 4 से 5 बजे, जिसमें शोएब सर, याद रखेगा, बहुत सारे एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हें गलत कर जाते हैं, तो शोएब सर को हमने कहा कि सर आप मिनिएचर क्वेश्चंस का बजीड़ उड़ाइए। तो छोटे सर, शोएब सर, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत करामाती क्वेश्चंस हैं, उनका सेशन लेके 4 से 5 लाइव धमाल पूरे साल लेके आ रहे हैं। 5 से 6 आप हम जानते हैं, हम नॉरसेट वैक्सीन में सोंडर सॉल्व कर रहे हैं, और रात को 9 से 10 बजे ओबीजी का बजीड़ बुलाया जा रहा है। चलेगा, बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड भैया। ओके डियर, कुछ ज्यादा ही बजीड़ लगता है सर ओबीजी में, तो निशा लकरा जी थोड़ा इजी करते बेटा जी, ओबीजी को इजी कर दिया जाए। चलिएगा, क्या बात है, वेरी गुड, जैसा आपको लगे ठीक है। थैंक यू कुंदन डियर, थैंक यू, जैसा आप कहें बेटा जी। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स हैज रिसीव्ड द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे। एक नर्स जब ड्यूटी पे आई है, एक नर्स जब ड्यूटी पे आई है तो उसे असाइनमेंट समझा दिए गए हैं, उसे उसके काम बता दिए गए हैं। विच क्लाइंट शुड द नर्स केयर फॉर फर्स्ट, क्या बात है, लास्ट में छुपा हुआ है राज। उसके वार्ड में जितने भी पेशेंट हैं उनमें से सबसे पहले किसे टैकल करेगी, प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। एक नर्स सुबह सुबह ड्यूटी पे आई, वार्ड में 4 पेशेंट मिले, सबसे पहले कौन से पेशेंट को टैकल किया जाएगा? ए क्लाइंट विद वुंड इन्फेक्शन, एक पेशेंट जिसको घाव हो रखा है और उसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके डियर, एक पेशेंट जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है और वो उसको मसूड़ों में ब्लीडिंग हो रही है, जब वो ब्रश करता है तो उसके गम्स में ब्लीडिंग होती है। एक क्वेश्चन ये है। एक क्लाइंट जिसके राइट आर्म में 12 घंटे पहले प्लास्टर कास्ट लगाया गया था और अब वो नमनेस की शिकायत कर रहा है अपनी अंगुलियों में। ओके डियर, चलेगा, और चलिए, वेरी गुड बेटा जी, थैंक यू कुंदन जी। और डी, एक क्लाइंट है जिसको सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, और रेस्पिरेटरी रेट 22 बीट्स पर मिनट है। आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? परसमल जी कह रहे हैं सी होगा, करिश्मा जी कह रहे हैं कि सर डी होगा, दिनेश चंद जी भी डी के फेवर में है। देखिएगा क्या जवाब होगा। स्नेहा राजा सी और ए दोनों के साथ में, चलेगा, सी होगा, सी होगा। सुमन विश्नोई जी डी के सामने है। सुमन जी, चलिए देखते हैं ऊंट किस करोड़ बैठता है, आप सही हुए गलत हुए। चलेगा, मनोहर कुमारी जी कह रहे हैं कि सी होगा, कैलाश शर्मा जी कह रहे हैं कि सी होगा, सी बिकॉज इट इंडिकेट कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन, हियर वी गो। चलेगा बेटा जी, एक एक को चेक कर लेते हैं। इधर देखिएगा, पेशेंट को वुंड इन्फेक्शन है, बिल्कुल है सर, वुंड इन्फेक्शन है, और वुंड इन्फेक्शन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। क्या ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है? क्या नहीं, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। दिस इज ए नॉर्मल फाइंडिंग भैया जी। जब भी किसी पेशेंट को वुंड इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के केस में क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरे वो भी 100.4 डिग्री है, यानी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, लो ग्रेड फीवर बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा फीवर नहीं है बेटा जी। फीवर तो होगा ही होगा, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, इसमें गलत क्या है? एक पेशेंट है जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? एंटीकोएगुलेंट दवाई दी जाती है, जैसे हिपेरिन, वारफेरिन दी जाती है।
और हिपेरिन वारफेरिन के केस में जब पेशेंट ब्रश करता है तो गम्स में से ब्लीडिंग आनी नॉर्मल फाइंडिंग है, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। जी हां, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, नॉर्मल फाइंडिंग। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं तो ब्लीडिंग गम से होना नॉर्मल फाइंडिंग है, इसमें घबराने वाली कोई तकलीफ नहीं है। चलेगा सर, वो तो सी पर बेटा दो, बिल्कुल भैया। लास्ट में देखिएगा, मस्कुलो स्केलेटल के नजरिए से सोल्व नहीं करना भैया, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। डी क्या कह रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, सीओपीडी का पेशेंट है, और सीओपीडी के पेशेंट में 22 रेस्पिरेशन बीट है, 22 बीट्स पर मिनट है। ये कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। बेटा जी पेशेंट है तो इतनी रेस्पिरेशन रेट तो होगी। ये इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है। जबकि यहां देखिएगा पेशेंट को 12 घंटे पहले कास्ट लगाया गया था, और कास्ट 12 घंटे पहले ही लगाया था, इसका मतलब कौन सी दवाई चल रही होगी, अभी भी एनाल्जेसिक्स तो चल ही रहे होंगे। लेकिन एनाल्जेसिक चलने के बाद पेशेंट को अपनी अंगुलियों में नमनेस फील हो रही है। कास्ट का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा जी, प्लास्टर कास्ट का, और उसे किस नाम से जाना जाता है, जी हां, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोला जाता है। द राइट आंसर इज ए कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा। बिल्कुल सही कहा कि सर मस्कुलो स्केलेटल का आंसर तो सी होगा, बिल्कुल सचिन जी आंसर सी होगा। लेकिन देखिएगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम कब कब हो सकता है, यहां मस्कुलो की बात कर रहे हैं। अगर आपने बेटा जी अर्ली कास्ट लगा दिया, अर्ली कास्ट बिफोर रिजोल्विंग एडिमा, एडिमा लगाने से, एडिमा रिजोल्व होने से पहले, एडिमा सही होने से पहले ही अगर आपने प्लास्टर कास्ट कर दिया तो फ्यूचर में जाके कंपार्टमेंट सिंड्रोम पैदा होगा। अगर आपने कास्ट लगाया है और कास्ट बहुत ज्यादा टाइट लगा दिया है, जी हां, टू टाइट कास्ट, आपने कास्ट बहुत ज्यादा टाइट लगा दिया है तो भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। अगर कास्ट लगाया है और कास्ट के साथ में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग एडिमा, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग एडिमा, एडिमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, एडिमा हर समय लगातार बढ़ रहा है। इन तीनों ही कंडीशन में पेशेंट को क्या हो जाएगा बेटा जी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिएगा ये पैर होगा बेटा जी, ये लेग होगा, तो इस लेग को कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये कंपार्टमेंट्स, ये एक कंपार्टमेंट, ये दो कंपार्टमेंट, ये तीन कंपार्टमेंट, ऐसे 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और ये डिवाइड करने वाली लेयर क्या कहलाती है, ये लेयर कहलाती है फेशिया। जी हां, दिस इज नोन एज फेशिया। फेशिया कैसी होती है, फेशिया नॉन स्ट्रेचेबल होती है, फेशिया नॉन स्ट्रेचेबल होती है, फेशिया फैलती नहीं है। अगर यहां बोन में फ्रैक्चर हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, फ्रैक्चर हुआ है तो क्या होगा ही होगा, एडिमा होगा ही होगा बेटा जी, याद रखेगा। अगर बोन में फ्रैक्चर हुआ है तो एडिमा तो होगा ही होगा। इसीलिए बेटा जी याद रखेगा कि 5 से 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक जब तक एडिमा होगा पेशेंट को कास्ट नहीं लगाया जाता, कच्चा प्लास्टर लगाया जाता है जिसे स्प्लिंट कहा जाता है। एक बार बोन के फ्रैक्चर होने पे एडिमा होता है, उसको रिजोल्व होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। तो 5 से 7 दिन तक पेशेंट को क्या लगाते हैं, कच्चा प्लास्टर लगाते हैं, स्प्लिंट लगाते हैं, पक्का प्लास्टर नहीं लगाते हैं। बिल्कुल याद रखेगा, पक्का प्लास्टर नहीं लगाते हैं। 7 दिन के बाद जब एडिमा रिजोल्व हो जाता है तब उसके कास्ट लगाया जाता है। तो बेटा जी याद रखेगा, कभी भी अर्ली कास्ट नहीं लगाना है, एडिमा के दूर होने के बाद ही कास्ट लगाना होता है। कास्ट टाइट नहीं होना चाहिए, और कास्ट में अगर एडिमा बढ़ रहा है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा ही होगा। क्यों हो जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, वो देखिएगा भैया जी, ये कंपार्टमेंट होगा, बिल्कुल होगा सर। यहां कौन मौजूद रहेगी, सर यहां ब्लड वेसल मौजूद रहेगी, बिल्कुल सही कहा। यहां पे नर्व मौजूद रहेगी, बिल्कुल सही कहा। अब क्या होगा, जब एडिमा बढ़ेगा तो ब्लड वेसल का कंप्रेशन हो जाएगा, ब्लड वेसल का कंप्रेशन हो जाएगा बेटा जी, याद रखेगा। ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाएगी तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी उस ऑर्गन की। किस किस को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, सर नर्व को और मसल्स को। जी हां, नर्व और मसल्स को कम ब्लड सप्लाई हो जाएगी। कितनी चीजें प्रभावित होगी देखिएगा सर, सबसे पहले तो ब्लड वेसल का कंप्रेशन हुआ, उसके बाद नर्व प्रभावित हुई, और साथ ही साथ मसल प्रभावित होगी, यानी न्यूरो, नर्व, मसल एंड ब्लड वेसल्स, ये 3 लोग प्रभावित हुए। कितने सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बेटा जी, इसका असेसमेंट कैसे करेंगे,
क्लियर है। असेसमेंट कैसे किया जाएगा तो देखिएगा, असेसमेंट याद रखेगा, कौन सा असेसमेंट करोगे बेटा जी कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए? न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट किया जाएगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं जब भी नर्व आती है तो अकेली नर्व का असेसमेंट नहीं किया जाता, नर्व के साथ मसल का भी असेसमेंट किया जाता है। और वेस्कुलर का मतलब हो जाएगा ब्लड वेसल, बोले तो सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का असेसमेंट किया जाएगा। जी हाँ, नर्व का असेसमेंट करना है, ब्लड सर्कुलेशन का असेसमेंट करना है और मसल का असेसमेंट करना है। कैसे कैसे किया जाएगा? नर्व के देखिएगा क्या होगा, पेन, सेंसेशन, टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल, थोड़ी देर पहले बताया था कैपिलरी रिफिल, पल्स, पल्स एंड मूवमेंट, ये लीजिएगा बेटा जी। ये आगे आपके न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट के 6 क्राइटेरिया। कोई आपसे पूछे बेटा जी कि न्यूरोवेस्कुलर सर फिंगर में भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है क्या? बिल्कुल होता है तनुज पोरे जी, हर जगह पे होता है बेटा जी, जहां कहीं फेशिया होगा वहां होगा, चिंता ना करें। बिल्कुल सर, फेशियोटोमी में लोकल एनेस्थीसिया देंगे या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा बेटा जी, डिपेंड करता है पंकज जी ने जी कौन से पार्ट में बेटा जी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा है। तो गौर से देखिएगा डियर, क्या कह रहा हूं मैं कि पेन, सेंसेशन, मूवमेंट, टेम्परेचर, सीपीएम और पल्स, इनकी एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन आए कि न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट चेक करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा पीएसएम डिपार्टमेंट, कम्युनिटी डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी यानी कंबाइंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। कौन से डिपार्टमेंट में? पीएसएम, पेन हो गया, सेंसेशन हो गया, मोशन हो गया, कैपिलरी रिफिल हो गया, पल्स हो गया और टेम्परेचर हो गया। ये याद रखेगा, ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा जी न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट के, ये कंपोनेंट्स होते हैं। ओके डियर सर, बिल्कुल हो गए। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम के सिम्टम्स पढ़ लेते हैं बेटा जी, साइन सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। तो कितने पीज आ गए हैं? 6 पीज आ गए हैं। सबसे पहला क्या होगा बेटा जी? सबसे पहला और सबसे जरूरी होगा पेन, पेन होगा। पेन की निशानी क्या होती है ये याद रखेगा, नॉट रिलीव्ड बाय एनाल्जेसिया, ऐसा दर्द जो कितना ही एनाल्जेसिक दवाइयां दे दो उनसे दूर नहीं होगा। पेन ऑन पैसिव मूवमेंट, अगर पेशेंट बैठा रहा आप उसकी अंगुली को जाके हिलाओगे तो वो आपको गालियां निकालने लग जाएगा बेटा जी, इतना जबरदस्त होगा। पैसिव मूवमेंट पे दर्द होना बेटा जी, पैसिव मूवमेंट पे दर्द होना और एनाल्जेसिक से दर्द दूर नहीं होना, ये बताता है किसको? कंपार्टमेंट सिंड्रोम को। अर्लीएस्ट फीचर होता है बेटा जी, याद रखेगा, दिस इज द अर्लीएस्ट इंडिकेटर। जी हां, सबसे पहला इंडिकेटर ही कौन होता है? पेन होता है। क्लियर है बेटा जी? बिल्कुल। तो पहला इंडिकेटर 6P में पहला समझ में आ गया, पेन होगा। दूसरा कौन होगा? पैरेस्थीसिया होगा। पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया का मतलब एबनॉर्मल सेंसेशन, जैसे जहां कहीं भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो हिस्सा नम हो जाना, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन फील होना, टिंगलिंग सेंसेशन फील होना, नम हो जाना, ये पैरेस्थीसिया कहलाता है। बिल्कुल चलेगा, क्या बात है भैया जी। इसी प्रकार बहुत सारे हो जाएंगे। इसके बाद मोशन हो जाएगा, इसके बाद में आपका पैरालाइसिस, मसल काम नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस हो जाएगा। मसल काम नहीं करेगी तो पैरालाइसिस हो गया। पेन हो गया, पैरेस्थीसिया हो गया, पैरालाइसिस हो गया। फोर्थ देखिएगा, पोइकिलोथर्मिया, फोर्थ हो गया पोइकिलोथर्मिया। और पोइकिलोथर्मिया का मतलब होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर। पोइकिलो का मतलब है डिफरेंस और थर्मिया यानी टेम्परेचर। ये पहला पैर होगा और ये दूसरा पैर होगा। जो पैर प्रभावित होगा उस पैर का टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ब्लड नहीं आएगा, और जो पैर प्रभावित नहीं है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि बराबर ब्लड सप्लाई हो रही है। तो अफेक्टेड और अनअफेक्टेड लेग में या एक्सट्रीमिटी में टेम्परेचर में डिफरेंस आना क्या कहलाता है? पोइकिलोथर्मिया कहलाता है। चलेगा तनु जी, आप समझ गए ना भावनाओं को? बस बिल्कुल भैया जी, चलेगा, वेरी गुड। अगला क्या कहा जाएगा? क्या बातें हो रही है भैया, बदमाशी ना करें आपस में। नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा, फोर्थ हो गया। इसके अलावा पल्सलेसनेस, जी हां, पल्सलेसनेस, उस जगह की पल्स फील होना बंद हो जाएगा। एंड इट इज द लास्ट या सबसे लेटर, याद रखेगा ये लेटर इंडिकेटर होता है, सबसे लास्ट इंडिकेटर होता है। ये कंसेप्ट भी याद करके रखिएगा बेटा जी, बिल्कुल सही कहा। पेन हो गया, पैरेस्थीसिया, पैरालाइसिस, पोइकिलोथर्मिया हो गया, पल्सलेसनेस हो गया। क्लियर है बेटा जी? चलेगा, क्या बात है। कहां चले गए हम? ओके डियर,
वेरी गुड। बिल्कुल लास्ट साइन होता है, सबसे लास्ट साइन क्या होता है? सबसे लास्ट साइन पल्स होता है। और आगे देखिएगा लास्ट में ये देखिएगा कैपिलरी रिफिल प्रॉपर नहीं होगी। अगर कैपिलरी रिफिल प्रॉपर नहीं होगी तो बेटा जी क्या होगा? स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। तो 6th पी आपका, नेक्स्ट पी क्या हो गया आपका? नेक्स्ट पी हो गया आपका पेलर। जी हां, लास्ट पी, छठा पी हो गया आपका पेलर। पेलर हो जाएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा। पेलर इज द, पेलर भी छठा साइन हो गया। ओके डियर, चलेगा, बदमाशी नहीं थी। डीप चले गए सर, ओके सॉरी, डीप चले गए। ये लो भैया हटा देते, डीप चले गए। ये से तो क्वेश्चन आते बेटा, डीप नहीं गया। यहां से क्वेश्चन आते हैं, वही जगह मैंने टच की है। सबसे पहला पूछते हैं तो पेन बताना होता है, और सबसे लास्ट पूछे तो पल्स बताना होता है। ओके डियर, चलेगा। डीप चले गए थे तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या बात है? सो राइट आंसर समझिएगा कि ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम की निशानियां हैं और इस पेशेंट को सबसे पहले टेकल किया जाएगा। ओके डियर, ये लीजिए, ये सारे क्वेश्चन सोल्व करवा देगा अब आपके, फटाफट जवाब दीजिएगा। अब डीप 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 में जो भी पढ़ा दिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा विकास वर्मा जी, वही चीज यहां काम आएगी। ए क्लाइंट विद कंपाउंड फ्रैक्चर, आप सभी जानते हैं कि ओपन फ्रैक्चर को, जिसमें फ्रैक्चर होने के बाद बोन का पार्ट स्किन से बाहर नजर आ जाता है, उसे ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर कहा जाता है। एक कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया है रेडियस का। रेडियस अल्ना 2 बोन होती है फोरआर्म में, बाहर वाली रेडियस होती है, अंगूठे के साइड वाली रेडियस होती है, अंदर वाली अल्ना होती है। थंब के साइड वाली रेडियस होती है, अंदर वाली कौन सी होती है बेटा जी? अल्ना होती है। चलेगा सर, एक डाउट दूर कर दीजिए, आपने अभी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में न्यूरो मस्कुलर असेसमेंट बताया था शायद, बिल्कुल नहीं बेटा, उसको क्लियर कर दिया गया। हाँ, न्यूरो मस्कुलर बिल्कुल बताया था, लेकिन बेटा कंपार्टमेंट सिंड्रोम में तो तीनों चीजें प्रभावित होती है, इसलिए यहां पे ये तीनों को ही असेस किया जाएगा, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट किया जाएगा। बिल्कुल भैया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ये बताया था, लेकिन ये जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, इसलिए यहां पे ये सारा होगा। ओके डियर, चलिएगा, क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर कास्ट लगा दिया गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। द नर्स प्रोवाइड होम केयर इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है, एंड टेल्स द क्लाइंट टू सीक मेडिकल अटेंशन इफ विच फाइंडिंग अकर्स, कि मेडिकल अटेंशन ले, यानी तुरंत आके रिपोर्ट करे अगर कौन सी चीज उसमें पैदा हो जाए। कौन सी चीज ऐसी प्लास्टर के बाद पैदा होगी, तुरंत डॉक्टर को, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाए, डॉक्टर के पास चला जाए। ऑप्शन ए, अगर उसको अपनी अंगुलियों में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील हो, अगर उसको कास्ट भारी फील हो, अगर उसको कास्ट भारी फील हो, कितने घंटे तक? 24 घंटे तक प्लास्टर कास्ट भारी फील हो तो वो लौट के डॉक्टर के पास आए। अंगुलियों में टिंगलिंग सेंसेशन हो तो डॉक्टर के पास में आए। अगर पूरा कास्ट उसको गर्म फील हो रहा है, अगर पहले 24 घंटों में कास्ट गर्म फील हो रहा है तो डॉक्टर के पास भाग के आए। और अगर हल्का सा ब्लडी ड्रेनेज आ रहा है उसके अंदर में से, किसमें से? कास्ट में से, पहले 6 घंटे में हल्का सा ब्लडी ड्रेनेज आ रहा है तो डॉक्टर के पास आए। जवाब आने दीजिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए बी सी डी। बिल्कुल सही है भैया जी, चलेगा, डीप नॉलेज काम में आ गया विनोद। द राइट आंसर इज ए, राइट आंसर ए होगा, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम को बताता है। जी हां, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को बताता है, पहले ही बता चुका हूं बेटा। प्लास्टर कास्ट है, सूखने में कितने घंटे लग सकते हैं बेटा जी? 24 से 72 घंटे लग सकते हैं, 1 से 3 दिन। 24 से 72 घंटे तक प्लास्टर कास्ट कैसा फील होगा? पूरी तरह सूखा नहीं है, इसलिए हैवी फील होगा, भारी भरकम फील होगा। ये नॉर्मल फाइंडिंग है। दूसरा, मैंने कहा था किससे बना हुआ है? कैल्शियम से बना हुआ है, और जब कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आप सभी जानते हैं क्या जनरेट होती है? हीट पैदा होती है। जब तक प्लास्टर पूरी तरह नहीं सूखेगा तब तक गर्म फील होगा, हीट फील होगी, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। जब तक प्लास्टर पूरी तरह नहीं सूखेगा अंदर से गर्म फील होगा, क्योंकि चूना पानी के साथ मिलकर हीट जनरेट कर रहा है। हैवी फील होगा 24 घंटे तक, क्योंकि सूखा नहीं है। ड्रेनेज, कैसा फ्रैक्चर था देखिएगा बेटा जी, कंपाउंड फ्रैक्चर था। अरे कंपाउंड फ्रैक्चर था, इसका मतलब स्किन को तोड़ के हड्डी बाहर आ गई थी, टिश्यू डैमेज हुआ था, तो हल्की सी तो ब्लीडिंग होगी ना? बिल्कुल होगी भैया जी, बिल्कुल ब्लीडिंग होगी। कितनी देर? 6 घंटे तक। 6 घंटे तक हल्की ब्लीडिंग आना एबनॉर्मल नहीं है, स्लाइटली यानी बहुत ही चिन्नी सी। अगर हल्का सा ब्लीडिंग, ब्लडी ड्रेनेज आ रहा है तो वो इस इंजरी की वजह से आ रहा है, इस
कंपाउंड फ्रैक्चर की वजह से आ रहा है। हड्डी के साथ उस बंदे की स्किन टिश्यू भी डैमेज हो गए, तो उन स्किन और टिश्यू वाले वुंड से क्या हो रहा है, हल्का सा ब्लड आ रहा है। ये नॉर्मल फाइंडिंग है। क्लियर है बेटा जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बी, सी और डी नॉर्मल फाइंडिंग होगी, ये तीनों नॉर्मल फाइंडिंग है, ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है। सो योर राइट आंसर इज 1। आपका राइट आंसर 1 होगा बेटा जी। चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर? ओके डियर, यहां कंप्लीट होते हैं आपके। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया आपका एम्पुटेशन से, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास के लिए इतना ही। गुरु नर्सिंग एकेडमी आपसे फिर मुलाकात करेगी रात को 9 बजे। जी हां, 10:40 बोले तो ओबीजी दंगल में। बिल्कुल भैया, दंगल करने के लिए तैयार रहें। दंगल 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 करने के लिए रात को 9 बजे बिल्कुल वापस इनविटेशन है, हाजिर होइएगा। और भैया चोरी ना करे, स्वार्थी ना बने, सारथी बने बेटा जी। आप सभी, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हो, चाहे नर्सिंग से पास आउट हो चुके हैं, सभी को इन्विटेशन दे। देखिएगा, हमारा मकसद एक एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है, इसीलिए हम ये फ्री कर रहे हैं बेटा जी। तो आपका भी ये थोड़ा सा तो दायित्व बनता है कि आप सभी को इनविटेशन बोलें। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स है बेटा जी, देखिएगा जो नंबर लिखे रहते हैं आपके सामने, ये जो नंबर रहते हैं 9828132627, ये जो नंबर रहते हैं बेटा जी, इन पे जो स्टेटस व्हाट्सएप वगैरह पे जो स्टेटस होता है, ये क्लास का होता है। आप इस स्टेटस को शेयर किया करें। आप गुरु नर्सिंग एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज को सर्च करें, वहां पे स्टेटस मिलेगा। आप इन स्टेटस को सेट करें और बच्चों को इनविटेशन दें। चलिएगा बेटा जी। और कल का ऑफ रहेगा। जी हाँ, कल का ऑफ रहेगा भैया जी, तीनों क्लास का कल ऑफ रहेगा ना। कल आपका 4 से 5 वाला सेशन होगा ना, 5 से 6:30 पौने 7 ही होने को आ गए हैं। नॉर्थ वैक्सीन रहेगा और ना ही दंगल सेशन रहेगा। आज दंगल सेशन होगा, कल का ऑफ रहेगा, मंडे को फिर धमाकेदार शुरुआत। चलिएगा बेटा जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।